बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, शुक्रिया सुरेश राठी जी, शुक्रिया नितिन जी और सुरेश राठी सिक्योरिटीज़ की तरफ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार। आप कीमती समय निकाल के उपस्थित हुए, इसके लिए आपका हार्दिक शुक्रिया और धन्यवाद। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, यहाँ पर आपको भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। ये मेरा आपसे पहला निवेदन है, तो हमें चुपचाप नहीं सुनना है। मैं अपना पर्सपेक्टिव्स आपके सामने रखूंगा और आपके विचार भी जानना चाहूँगा। मैं सवाल बहुत पूछूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि कोशिश कीजिएगा कि सवालों का जवाब दें, पर जवाब कैसे देना है इसके लिए भी एक निवेदन करना चाहता हूँ। तो पहला तो निवेदन ये है कि हम बात करेंगे। दूसरा निवेदन ये है दोस्तों, मुश्किल काम है, यथासंभव ईमानदारी से बात करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। 30 वर्षों से मैं निवेशक हूँ, बहुत सटीक कहूँ तो 34 वर्षों से निवेशक हूँ। मेरी इस शेयर बाज़ार में पैदाइश 1992 में हर्षद मेहता के समय हुई थी और जो मैंने पहला निवेश किया था अपनी ज़िंदगी का, उस दिन बाज़ार 4200 के आसपास था और ये 1992 की बात है। 1992 के बाद में मुझे बहुत सी बातें बाज़ार के बारे में समझ आई हैं, कुछ अभी भी समझ में नहीं आई हैं। एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आई है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, व्यवसाय करके, व्यापार करके, प्रोफेशन करके, डॉक्टर बन के, वकील बन के, टीचर बन के, ड्राइवर बन के, पायलट बन के, दुकानदार बन के, जो भी काम करके आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपको ईमानदारी से काम करना है, आपको दुनिया के साथ ईमानदारी रखनी है। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से ईमानदार बनना है और ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। दूसरे से बेईमानी करते हुए डर लगता है, क्योंकि अगर उसको पकड़ा गया तो वो नाराज़ हो जाएगा और रिश्ते खराब हो जाएंगे। हम में से यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो बेईमानों को पसंद करता है, लेकिन खुद से बेईमानी करके एक फ़ायदा है, उसमें सज़ा नहीं मिलती है। निवेश में खुद से ईमानदारी ज़रूरी है और मैं ये जानता हूँ, जो बात समझ में आई है वो ये है कि निवेश स्वयं का साक्षात्कार है, दुनिया का नहीं। अक्सर निवेशक ये समझता है कि उसको बाज़ार समझ में आना चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको बात समझ में आएगी। आज से ठीक 15-17 साल पहले जब दुनिया में जनरल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, 2008 की भयंकर मंदी जब दुनिया में आई थी, उस वक्त हिंदुस्तान की इकोनॉमी $800 बिलियन थी। आज $4200 बिलियन है। कितने गुना हो गई? करीब करीब 5 गुना हो गई। 2008 में जब दुनिया में मंदी आई थी, जापान की इकोनॉमी $6000 बिलियन थी। $6000 बिलियन। आज है $4000 बिलियन। क्या हुआ? क्या हुआ? 1/3 घटी हो गई। तो लोगों की आमदनी जापान में कम हुई है। जापान की इकोनॉमी ने अच्छा नहीं किया है, तो क्या इसका ये मतलब हुआ जापान के सारे निवेशकों को नुकसान हुआ है? हिंदुस्तान की इकोनॉमी 5 गुना हो गई, तो क्या यहाँ सारे निवेशकों ने पैसा बनाया है? फिर निवेदन करता हूँ, आप एक निवेशक के रूप में किस तरह से निवेश करते हैं, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि इकोनॉमी कैसा कर रही है, बाजार कैसा कर रहा है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या निर्णय ले रहे हैं। यहाँ ज़रूरी ये नहीं है कि आप सही निर्णय लें, यहाँ ज़रूरी ये है कि आप सही निर्णय सही समय पर लें। आपने अगर अमिताभ बच्चन जी का प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति देखा है, तो उसमें पैसा जीतने के लिए क्या ज़रूरी है बताइए? उसमें आप पैसा कब जीतते हैं? जब आप सवाल का सही जवाब उस वक्त देते हैं और उस वक्त जवाब समझ में नहीं और बाहर नहीं, अरे इसका तो जवाब मुझे मालूम था, क्या होगा? नहीं मिलेगा। तो केवल जानने से नहीं है। यहाँ सबसे मुश्किल काम क्या है कि बहुधा हम वही नहीं कर पाते हैं जो हम जानते हैं। तो ये स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार है। और तीसरा निवेदन मैं आपसे ये करूँगा कि यहाँ पर गुंजाइश इस बात की बहुत है कि हम इस बहस में चले जाते हैं कि सही क्या और गलत क्या है। यहाँ पर सही गलत होता ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर उपयुक्त होता है। आपको ये बहस नहीं करनी है कि सही क्या है और गलत क्या है, आपको ये पता करना है कि यथोचित क्या है और उपयुक्त क्या है। और मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ कहता हूँ, ये विज्ञान नहीं है। आप यहाँ समझ ही नहीं सकते विज्ञान की तरह कि आप ये कीजिए और ये परिणाम मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आप एक जैसा काम करते रहिए, हमेशा आप देखेंगे परिणाम अलग होंगे। एक बात बताइए, आप में से कितने लोग घर में चाय बनाते हैं? बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं?
जब भी आप चाय बनाते हर बार वही स्वाद होता है कि स्वाद में थोड़ा बदलाव हो जाता है? स्वाद बदलता है कि नहीं बदलता है? और झुंझुनू में जो सबसे अच्छी चाय बनाता है उसकी चाय में खास बात क्या होती है? उसका स्वाद कभी बदलता नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप सभी लोग अगर एफडी करेंगे, आप सभी का रिटर्न एक ही होगा, पर आप सभी लोग एक म्यूचुअल फंड की एक ही स्कीम में निवेश करेंगे, आप सबका रिटर्न अलग होगा। आप सभी को मैं सामग्री देता हूं चाय बनाने की, आप सभी जानते हैं चाय कैसे बनती है, आप सभी को एक ही मात्रा की सामग्री देता हूं, आप सभी को एक ही क्वालिटी की सामग्री देता हूं, और आप सबसे कहता हूं चाय बनाइए। सबकी चाय का स्वाद एक होगा कि अलग होगा? बस यही निवेश है। आप सभी एक ही इकोनॉमी में काम करते हैं, आप सभी एक ही देश पर रहते हैं, आप सभी एक ही बाजार में निवेश करते हैं, आप उन्हीं कंपनियों में निवेश करते हैं जिसमें दूसरे निवेश करते हैं। तो फिर आपका रिटर्न अलग हो गया। इसका मतलब जिम्मेदार कौन है रिटर्न के लिए? खुद ही हैं आप। जब तक आप इस बात को मोटा मोटा कागज पे नहीं लिखेंगे तब तक निवेश समझ में नहीं आएगा। क्लास में टीचर सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाती है, सबके नंबर अलग होते हैं। तो इन्वेस्टिंग की जो तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो बहुत आसानी से हमें समझ में आएगी कि यहाँ हमें संतुलन सीखना है। संतुलन सीख गए तो परेशानी नहीं होगी। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, यकीन मानिए आप सभी अर्थशास्त्री हैं, सभी अर्थशास्त्री हैं। और कभी इस बात पर यकीन मत कीजिए कि दुनिया में दूसरा व्यक्ति आपसे इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा जानता है। जान ही नहीं सकता। वो तो जीवन का अनुभव है, वो विज्ञान नहीं है, वो फिजिक्स नहीं है, वो गणित नहीं है कि दूसरा आपसे ज्यादा जानता है। अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अर्थशास्त्र आपके जीवन का गूढ़ अनुभव है। एक सवाल पूछूंगा और देखिए आसानी से आपको इकोनॉमिक्स समझ में आएगी। इतनी आसान है इकोनॉमिक्स कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये क्या विषय है। ध्यान से मेरा प्रश्न सुनिएगा और जवाब तुरंत दीजिएगा ताकि मन में भटकाव ना हो। जब हम भटक जाते हैं तब सही जवाब नहीं निकलता है। तो ध्यान से सवाल सुनते ही तुरंत जवाब दीजिएगा। मेरी आवाज पीछे तक आपको सुनाई दे रही है? सॉडिबल ना? तो सवाल सुनिए। झुंझुनू में एक कंजूस बाप रहता है, महाकंजूस है, उसे खर्चा होता ही नहीं है। कंजूस बाप है मतलब उसका बेटा है। आपको मुझे तुरंत जवाब देना है, कंजूस बाप का बेटा कंजूस होगा कि खर्चीला? देखा आपने क्या जवाब दिया? अब बताइए, खर्चीला होना अच्छी बात है कि कंजूस होना अच्छी बात है? यही जीवन है दोस्तों। अगर बाप कंजूस है तो वो बच्चे को खर्चीला बना देगा क्योंकि उसको दुनिया चलानी है। यहाँ संतुलन है दोस्तों, यहाँ सही गलत नहीं है। और हम उसी संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी आप संतुलन को समझ जाएंगे उतना जल्दी आपको निवेश समझ में आएगा। पर निवेश में हम करते क्या हैं? निवेश में एक ही तो काम करते हैं कि पैसे से पैसा बनाते हैं। और जब आप पैसे से पैसा बनाते हैं तो यही आपका लक्ष्य होता है। आज हम खूब पैसों की बात करेंगे पर बहुत ज्यादा पैसों की बात भी नहीं करेंगे, कुछ दूसरी बात भी करेंगे, कुछ दर्शन की बात भी करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दर्शन से शुरू होता है। ये इकोनॉमिक्स तो आखिर में आती है, गणित तो बहुत अंत में आता है, फाइनेंस तो मामूली सी बात है। यहाँ मेन चीज है आपका दर्शन क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, और दूसरा है आपका मनोभाव क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है। ये शुरू होता है दोस्तों फिलॉसफी से, गुजरता है साइकोलॉजी पे, टहलता है इकोनॉमिक्स पे और ख़त्म होता है फाइनेंस पे। बहुत मुश्किल से आपको बात समझ में आएगी है क्योंकि इस तरह से हम इसको देखते नहीं हैं। तो मैं बहुत दर्शन की भी आपके साथ में बात करूंगा। तो मेरे एक प्रश्न सुनिए और आपको मुझे जवाब देना है। जीवन में बहुत बार हमें ये तय करना होता है कि मैं चाहता क्या हूं और उसमें द्वंद्व पैदा होता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, पता है लेकिन जवाब दीजिएगा, अपने जीवन से आप चाहते क्या हैं, पैसा या खुशी? बस आप इसको याद रखिएगा, इस बात को पकड़ के याद रखिएगा कि अगर आपका अंतिम लक्ष्य खुशी है तो निवेश आपको प्रसन्नता के लिए करना है, निवेश आपको पैसे के लिए नहीं करना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन जब आप इस खुशी को चाहते हैं तो बहुत बार हमारे मन में एक और भाव आता है कि खुशियां तो तब आएगी जब पैसा होगा, बिना पैसा तो खुशी कहां से आ सकती है। इस बात को भी हम बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। और जब आप पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके मार्ग होते हैं। एक दो मार्ग हैं यहाँ पर जो अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं। एक मार्ग है वैल्यू क्रिएशन, एक मार्ग है स्पेकुलेशन। एक व्यक्ति वैल्यू को क्रिएट करके पैसा बनाना चाहते हैं जिसको इन्वेस्टिंग कहते हैं।
एक व्यक्ति स्पेकुलेशन करके पैसा बनाना चाहता है, स्पेकुलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है कि जो घटनाएं घट रही हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसलिए आप खबरें सुनते हैं, इसलिए आप अखबार पढ़ते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि कोई ट्रंप क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी क्या बोल रहे हैं, बजट में वित्त मंत्री क्या बोल रहा है, खबर क्या आ रही है, बाजार में आज क्या हुआ। ये तमाम बातें हम क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि इन सब बातों को कुछ प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव से बाजार की कीमतें, शेयर्स की कीमतें ऊपर नीचे होती है और अगर मैं सटीक आंकलन कर सकूं तो मैं पैसा बना सकता हूं। मतलब आपको उस कंपनी के वैल्यू क्रिएशन से मतलब नहीं है, उस कंपनी के शेयर के प्राइस मूवमेंट से मतलब है। तो जब आप प्राइस पे ध्यान देते हैं तो आप स्पेकुलेटर हैं। ना ये मार्ग अच्छा है ना ये मार्ग बुरा है। ये बहस बेकार है कि ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन को ट्रेडिंग भी कहा जाता है। अब ट्रेडिंग अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, इस बहस में नहीं जाना चाहता। इन्वेस्टिंग से वो सुपीरियर है या इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से सुपीरियर है, इस बहस में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों ही पैसा बनाने के मार्ग हैं। सवाल ये है कि आपके लिए बेहतर क्या है, ये तो तय आपको करना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको यह तय करना है कि आपने मार्ग कौन सा चुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि निवेश की शुरुआत आप कैसे करते हैं, ये जानकर कि मैं कौन हूं। और मैं वही जानने की कोशिश करूंगा आपके साथ कि आप कौन हैं। और ये आपके फाउंडेशन है, पहले नींव का पत्थर है। ये आपका नींव का पत्थर जरूरी होता है, हम पूजा उसी की करते हैं, किसी पत्थर की पूजा नहीं करते, पर नींव के पहले पत्थर की पूजा करते हैं। क्योंकि जो आप निवेश कर रहे हैं उसका फाउंडेशन क्या है, उस फाउंडेशन को समझने की ज़रूरत है। निवेश अनिश्चितता हमेशा होती है, निवेश में ऐसा है ही नहीं कि रिस्क होता ही नहीं है। बिना रिस्क के आप कोई निवेश कर ही नहीं सकते हैं। एक भी निवेश दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है, और जहाँ रिस्क होता है वहाँ भय होता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से तुरंत जवाब दीजिएगा। आपको जान प्यारी है कि पैसा प्यारा है? पक्का? कागज पे लिख लीजिएगा। पहले आपने क्या कहा था? खुशी प्यारी है। अब आपने क्या कहा? जान प्यारी है। अगला सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान की सड़कों पर जब आप विचरण करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, दुर्घटना होने की संभावना है कि नहीं है? है? उस दुर्घटना में जान जाने की संभावना है कि नहीं है? है ना? क्या आप जानते हैं हमारे देश में रोजाना सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु होती है? औसत क्या है? 460, 460, 460 लोग रोजाना हिंदुस्तान में औसतन सड़कों पर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, जान जा सकती है? जा सकती है। चलिए अब मैं इसको यहीं रोकता हूं, गेर बदलता हूं। तुरंत जवाब दीजिएगा, वादा कीजिए, ईमानदारी से जवाब देंगे। क्या कभी कभी आपको निवेश की यात्रा में जब बाजार ऊपर नीचे होता है, हिचकोले खाता है, अचानक से बाजार गिरता है, डर लगता है? लगता है ना? अब वापस लौट के आइए हमारी दुनिया के अंदर। आपने कहा कि सड़क पे दुर्घटनाएं होती है, सड़क पे जान जा सकती है। जब आपको निमंत्रण पत्र मिला नितिन जी से, मनीष जी से, कि इस भवन में आपको चर्चा करने के लिए आना है निवेश के बारे में, तो आपको मालूम था कि सड़क मार्ग से ही आना है। सड़क, आप घर से सड़क पे निकले होंगे, सड़क से आए होंगे। मुझे बताइए आप में से कितने लोगों को डर लगा निमंत्रण पत्र हाथ में आते ही, अरे अब सड़क पे निकलना पड़ेगा? डर लगा आपको? तो जान प्यारी है कि पैसा प्यारा है? तो फिर बाजार में डर क्यों लगता है? तो फिर बाजार में डर क्यों लगता है? कोई जवाब इसका बताइए आपको। आप जानते हैं कि सड़क पर दुर्घटना हो सकती है, आप जानते हैं सड़क पर जान जा सकती है, वहां डर नहीं लगता है, लेकिन बाजार में डर लगता है। क्यों हुआ ऐसा? बस यही द्वंद्व है जिसको मैं निकाल। क्लैरिटी, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। निवेश बिना क्लैरिटी के नहीं होगा। तभी तो मार्ग चुनेंगे कि मेरे लिए बेहतर मार्ग कौन सा है। तो हमें खुद को समझने की जरूरत है। मोटे मोटे अक्षरों पे, कागज पे आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप सड़क पे डर के निकलेंगे, अगर आप सड़क पर डरेंगे, अगर आप सड़क पर डर के ड्राइव करेंगे, तो दुर्घटना की संभावनाएं कम होंगी कि बढ़ जाएंगी? तो बाजार में डरेंगे तो संभावना घाटे की बढ़ जाएंगी कि कम होगी? बढ़ जाएंगी। तो इस सभा से आप बाहर जाते वक्त आप कोई बात माने न माने, ये बात जरूर मानिएगा, मोटे मोटे अक्षरों पे अपने विचारों में अंकित कर दीजिएगा, हे बाजार तुम कुछ भी करो मैं डरूंगा नहीं। मैं जानता हूं कि तुम कभी भी गिर सकते हो, मैं जानता हूं कि उतार चढ़ाव तेरी प्रकृति है, और मैं तेरी इस प्रकृति और प्रवृत्ति को स्वीकार करता हूं। जिस दिन आपने ये लिखा नहीं कि आप डर से मुक्त हुए नहीं दोस्तों, आपको तैयारी तो करनी है। और इन्वेस्टमेंट भविष्यवाणी नहीं है, इन्वेस्टमेंट तैयारी है दोस्तों। जब मेरी शादी हुई तो मैं 2 फॉर्म लेके आया, दोनों फॉर्म अपनी पत्नी को भरने के लिए दिए। एक टर्म इंश्योरेंस था और एक SIP था। मेरी पत्नी दोनों ही शब्दों से परिचित नहीं थी।
मेरे को पूछती है टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। मैंने कहा मैं रोजाना ऑफिस जाता हूँ, सड़क मार्ग से जाता हूँ, स्कूटर से जाता हूँ, तो मैं स्कूटर चलाया करता था। अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गया तो मेरी मृत्यु हो सकती है, बीमार हो गया तो मेरी मृत्यु हो सकती है, तब मेरी पत्नी कुछ काम भी नहीं करती थी, तुम्हारा क्या होगा? टर्म इंश्योरेंस में तुम्हें पैसा मिलेगा और तुम्हारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। पत्नी ने फटाफट टर्म इंश्योरेंस भर दिया। फिर मैंने कहा एसआईपी का फॉर्म भरिए। वो पूछती है एसआईपी क्या होती है। मैंने कहा शनि शनि इस पे पैसा जुड़ेगा और एक दिन इतना धन बनेगा कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो पत्नी पूछती है एसआईपी क्यों कर रही हो, क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा एक बात बताइए, हम टर्म इंश्योरेंस क्यों कर रहे हैं? तो बोलती है अभी तो आपने कहा कि अगर आप अचानक मर गए तो पैसा मिलेगा। मैंने कहा इसीलिए हम एसआईपी इसलिए कर रहे हैं, अगर मैं नहीं मरा तो अभी तो पैसे की जरूरत है। तो क्या ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कब मरूंगा? कहता ही नहीं, कल मर जाऊं घर में पैसा होना चाहिए, शतायु प्राप्त करूं घर में पैसा होना चाहिए। बस निवेश इसी का नाम है। जब आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से संरचना करते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि इकोनॉमी और बाजार की हर अवस्था के लिए वो तत्पर है, हर अवस्था के लिए वो तैयार है, तब आप उस डर से मुक्त होते हैं। और ये बिना एसेट एलोकेशन नहीं हो सकता है दोस्तों। जब तक इक्विटी को बॉन्ड का सहारा नहीं मिलता है, तब तक आप निवेश में कामयाब नहीं होते हैं। क्या आप में से इतने आप सभी निवेशक होंगे तभी आप यहाँ पर हैं? एक बात आपसे पूछूंगा, सोच समझ के ध्यान जवाब दीजिएगा, वक्त लीजिए। इस बार आपको तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? एनीवन हियर? कंपनियां बंद हो जाती हैं। क्या है सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बाजार का? ये बेनतहा दौलत बनाने की जगह है, यहां इतना पैसा बनता है कि आप मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने का मतलब है कि ऐसी जगह है जहां मोक्ष प्राप्त करते हैं। क्या होता है मोक्ष और कैसे आप प्राप्त करते हैं, मैं बहुत आसानी से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये कितनी सुंदर जगह है, कितनी अद्भुत जगह है। इस बाजार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है दोस्तों? जो जगह पैसा बनाने की है, यहाँ लोग पैसा बनाते नहीं हैं। सेबी की रिपोर्ट है, 2022 में रिपोर्ट आई थी, पढ़िएगा। 92% लोग यहाँ पैसा, जो पैसा बनाने की जगह है, आप जानते हैं क्या करते हैं? क्या करते हैं? पैसा खोते हैं। जहां पर आप पैसा बनाने के लिए आए थे, वहां से 92% लोग पैसा खो के जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? तो पैसा बनाने की जगह पैसा खोते कैसे हैं? ये पैसा खोने का कारण क्या है? उस कारण को भी तो हमें समझने की जरूरत है। तो उसको समझने के लिए मैं आपसे जो प्रश्न पूछने जा रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। ये बहुत जरूरी है। और ये मुझे अक्ल कहां से आई कि ये प्रश्न पूछना चाहिए? 8 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने अपनी मां से परमिशन मांगी, आज्ञा मांगी, हे मां, मुझे भगवान ने कुछ दूसरा कार्य करने के लिए भेजा है। भगवान ने मुझे तेरा पुत्र बन के जीने के लिए नहीं भेजा है, और तुझे मेरा त्याग करना होगा, तुझे मुझे छोड़ना होगा। एक माँ अपने 8 वर्ष के पुत्र को कैसे छोड़ सकती है? उनके पिता भी नहीं थे। माँ कहती तू अकेला मेरा सहारा है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? वो कहता नहीं माँ, तुझे मुझे छोड़ना ही होगा। और जब तक माँ अपने मन से भिक्षा नहीं देती है, तब तक वो माँ को छोड़ नहीं सकता। तो माँ कहती तू क्यों छोड़ना चाहता है? कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तुझे क्या ज्ञान प्राप्त करना है? मुझे वेदों का अनुभव करना है। तुझे वेद कौन बढ़ाएगा? मुझे गुरु मिल जाएगा। अब उनको जानते हैं गुरु कैसे मिलता है? एक गुरु, उनको मालूम चलता है कि ये व्यक्ति सबसे अच्छा वेद पढ़ाता है, शीघ्र आप वेद पढ़ सकते हैं। शंकराचार्य को मालूम था क्योंकि अल्पायु है, वो ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, उनको जल्दी वेद सीखने थे। तो उन्होंने पता किया एक फलाना व्यक्ति है, यही गुरु है जो मुझे जल्दी वेद सिखा सकता है। तो मुझे उनको सुनने में आता है कि वो व्यक्ति किसी को वेद सिखाता नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं चलो मैं अपना किस्मत आजमाऊंगा, मैं देखता हूँ मेरे भाग्य में क्या है। वो जाते हैं उनके द्वार पे दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन? अमूमन जब आप दरवाजे पे दस्तक देते हैं और अंदर से कोई पूछता है कौन, तो आप क्या जवाब देते हैं? बताइए, आप क्या जवाब देते हैं? अब यही तो कहते हैं कि मैं फलाना व्यक्ति, मेरा ये नाम, और मैं यहां से आया हूं। शंकर ने, आप जानते हैं क्या कहा? शंकराचार्य ने कहा, जैसी आवाज आई अंदर से कौन, तो शंकराचार्य कहते हैं गुरुदेव, यही जानने की इच्छा में आपके पास में आया हूं। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। उनकी इस जिज्ञासा को देख के गुरु को शिष्य मिलता है, शिष्य को गुरु मिलता है। तो मैं आपको आपसे परिचय कराता हूं कि आप कौन है। इसके 2 तरीके इस्तेमाल करूंगा। पहला वाला तरीका,
किसी ऐसे शेयर का नाम लीजिए कि ऐसी ऐसी कंपनी का नाम लीजिए आपको लगता है कि भरोसेमंद है और आज के बाजार के हालात में भी, आज के इकोनॉमी के हालात में भी, आज के युद्ध के हालात में भी, अनिश्चितताओं में भी इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है और पैसा बनाया जा सकता है। किसी एक कंपनी का नाम लीजिए। यस सर, रेडिको खैतान। चलिए, आपने रेडिको खैतान का नाम लिया, आपको भरोसा है और ऐसा हम ऐसा सोचते हैं कि हम सभी लोग रेडिको खैतान को ऐसा भरोसेमंद शेयर मानते हैं। आप सब लोगों ने शेयर खरीद लिया, 1000 शेयर खरीद लिए। मुझे नहीं मालूम, मैं ज़्यादा शेयर्स को फॉलो नहीं करता हूं क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट हूं, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। मैंने इन्वेस्टिंग के मार्ग को चुना है, मैंने ट्रेडिंग के मार्ग को नहीं चुना है। और मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि मैंने म्यूचुअल फंड के मार्ग को क्यों चुना है। म्यूचुअल फंड्स भी शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये तीनों बातें मैं आपके साथ में करूंगा। तो रेडिको खैतान के बारे में किसने हाथ खड़ा किया, किसने बताया था इस शेयर का नाम? प्लीज रेज हैंड। आपने बताया था सर। इनके प्रमोटर का नाम बताइए। ये देखिए, आप कंपनी पे भरोसा करते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट पे भरोसा करते हैं? आपको उनका नाम ही नहीं मालूम, ऐसा कैसे हो सकता है? परिचय हुआ ना आपका खुद से आपको। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। तो रेडिको खैतान आप खरीदते हैं और आप सभी रेडिको खरीद, क्या भाव क्या है सर? भाव क्या है? भाव क्या है? कितने का है? 2700 रुपए। तो 1 लाख, अगर आप 1000 शेयर खरीदते हैं तो कितने गए आपके? 27 लाख रुपए गए आपके। आप 27 लाख का पेमेंट करते हैं, शाम होते होते आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह आपके डीमेट अकाउंट में रेडिको खैतान के 1000 शेयर्स आ जाते हैं। उसी वक्त आपको एक नोटिस आता है, ऑनलाइन नोटिस आता है, सेबी का नोटिस है। और सेबी का नोटिस ये कहता है, आप सबने खरीदे हैं, सेबी का नोटिस ये कहता है कि रेडिको खैतान का कारोबार अगले 3 साल तक स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होगा। इस कंपनी का कारोबार सस्पेंड किया जाता है, कुछ कारणों से सस्पेंड किया जाता है। ये एक 15 दिन का नोटिस है, 15 दिन तक इसका कारोबार होगा। 15 दिन के बाद 3 साल के लिए इसका कारोबार बंद हो जाएगा। ना आप बेच सकेंगे, ना आप खरीद सकेंगे। इस बार तुरंत जवाब दीजिएगा, आप क्या करेंगे? शेयर को इन 15 दिनों में रखेंगे कि बेच देंगे? बेच देंगे। यही आपकी इच्छा हुई ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बेचना गलत है या नहीं गलत है, लेकिन मुझे बताइए, जो रेडिको खैतान के प्रमोटर है उनको भी तो नोटिस जाएगा क्योंकि वो भी शेयर होल्डर हैं। वो रखेंगे कि बेच देंगे? तो फिर आपने और उन्हें फर्क क्या हुआ? और कंपनी के बारे में कौन ज्यादा जानता है, आप या वो? कितना इंटरेस्टिंग है ना। जो कंपनी के बारे में ज्यादा जानता है, जिसके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है, वो शेयर को रख रहा है, और जो व्यक्ति कम जानता है वो शेयर को बेच रहा है। अब ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आप स्पेकुलेटर हैं कि इन्वेस्टर हैं? कौन है आप? स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर होना बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन स्पेकुलेटर होने की चुनौती क्या है, इस बात को सुनिएगा और ईमानदारी से सुनिएगा। प्रॉब्लम आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है? खुद से ईमानदारी। में फिर कहता हूं, खुद से ईमानदारी। खुद से बात कीजिए, मैं स्पेकुलेटर क्यों नहीं हूं? 10 साल तक था मैं, क्यों छोड़ दिया मैंने? क्योंकि स्पेकुलेशन, जिसको आप ट्रेडिंग भी कहते हैं, ये जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सुबह आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा है और शाम को 110 का बेचा है, तो आपने 10 रुपया कमाया है। ये 10 रुपया आपने तभी कमाया है जब किसी दूसरे ने 10 रुपया खोया है। क्या से बात समझ में आई? बताइए दोस्तों, क्या बात समझ में आई? कि ट्रेडिंग में आप पैसा तब बनाते हैं जब दूसरे को हराते हैं। आप में से कितने लोगों ने कागज में लिखा है कि आप इतने होशियार हैं, इतने क्षमतावान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने अनुभवी हैं कि आप दूसरे को हरा सकते हैं। जब तक आपको यह यकीन नहीं है कि आप दुनिया में जीवन में दूसरों को हराते आए हैं, तब तक ट्रेडिंग के बारे में सोचिएगा मत दोस्तों। मैं ये नहीं कहता ट्रेडिंग मत कीजिए, लेकिन जिम सिमंस तो बनिए। जिम सिमंस एक ऐसा ट्रेडर है जिसका एक दाव जिंदगी भर खाली नहीं गया। 36 साल में जिस शेयर को हाथ लगा उस शेयर में उसने पैसा बनाया, कभी नहीं हारा। वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा पैसा उसने बनाया, 3 गुना रिटर्न ज्यादा है, पर उसका नाम दुनिया में कोई नहीं जानता। आप में से भी किसी ने नहीं सुना होगा। एनीवन हर्ड द नेम ऑफ जिम सिमंस? नहीं सुना आपने नाम। उनका रिटर्न 3.5 गुना ज्यादा है वॉरेन बफेट से, 3.5 गुना। वॉरेन बफेट ने जिंदगी भर 20% रुपया कम, 20% CAGR से पैसा बनाया है, उन्होंने 66% से बनाया है। 24 मई 2024, 2 साल पहले उनका देहांत हुआ है। बताइए आप उनका नाम क्यों नहीं जानते हैं? आप उनका नाम इसलिए नहीं जानते कि वो ईश्वर है, क्योंकि ये काम केवल ईश्वर कर सकता है कि कल कौन सा शेयर बढ़ेगा, और कोई कर ही नहीं सकता है। वॉरेन बफेट ये काम नहीं कर सकते। तो आप उनका नाम क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि जो जिम सिमंस ने किया वो आप नहीं कर सकते हैं। पर आप वॉरेन बफेट का नाम क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने जो किया है वो आप
कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता ट्रेडर मत बनिए, पर पहले अपने आप को पहचानिए तो सही। अब एक दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन है, थोड़ा कोशिश कीजिएगा बात को समझने की जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, और तय कीजिएगा कि आपको ट्रेडर बनना चाहिए कि आपको इन्वेस्टर बनना चाहिए। आपको क्या मार्ग चुनना है ये तो आपको तय करना है ना। 10वीं के बाद मुझे क्या पढ़ाई करनी है, आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, और पढ़ के आगे क्या बनना है, ये आप कैसे चुनते हैं कि मेरी क्षमताएं क्या है। आपके सामने 500 रुपए का नोट है, आपको नजर आ रहा होगा। इस 500 रुपए के नोट की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? 500 रुपए। वैल्यू का मतलब क्या है कि इस नोट के जरिए मैं कितने वैल्यू का सामान बाजार से खरीद सकता हूं। हर चीज की एक वैल्यू होती है। जैसे केले खाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा, पेट भरना उसकी वैल्यू है, न्यूट्रिशन देना उसकी वैल्यू है। लेकिन उस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। आपको 1 दर्जन केले खरीदने के लिए 50 रुपए पेमेंट करना होगा, या 1 किलो केले के लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। तो इसी तरह से इस पैसे की प्राइस भी होती है। मान लीजिए मैंने पनवाड़ी से कुछ चीज़ खरीदी है, 100 रुपये का पेमेंट करना है, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। पान वाला बोलता है साहब खुले लाओ। अब मैं आपके पास आता हूँ खुले करने के लिए और आपसे कहता हूँ कि मुझे 100 रुपये के नोट बदले में चाहिए। प्राइस से आप चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं। आप कहते हैं ठीक है मेरे पास खुले हैं, मैं नोट को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ, तो आप मुझे 100 के कितने नोट देंगे? 5 नोट देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 500। तो इस नोट की वैल्यू कितनी है? 500। इस नोट की प्राइस कितनी है? 500। जब प्राइस और वैल्यू दोनों बराबर होता है, इसको हम इन्वेस्टिंग में बोलते हैं फेयरली प्राइस्ड। रोजाना आप बाजार में यही बहस करते हैं कि बाजार महंगा है या सस्ता। वैल्यूएशन की अक्ल होना बहुत जरूरी है। किसको? इन्वेस्टर को, ट्रेडर को नहीं। ट्रेडर को वैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से समझते हैं, इस नोट की वैल्यू है 500 रुपए और नोट की प्राइस है 500 रुपए। मैं अब आपको एक बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और तुरंत जवाब दीजिएगा, एकदम तुरंत जवाब दीजिएगा। ये 500 रुपए का नोट जिसकी वैल्यू 500 रुपए है और जिसकी प्राइस भी 500 रुपए है, मैं आपको 400 रुपए में देने के लिए तैयार हूं। मतलब मैं आपसे एक्सचेंज करूंगा, आपको मुझे 100 के 4 ही नोट देने हैं। कौन लेगा? सब तैयार है। सब तैयार हैं। पानी मिलेगा सागर भाई? जवाब मिल गया आपको? सबने सब तैयार हैं। हिम्मत देखिए, यहां से मुझे 2-3 दोस्तों का जवाब आया, सब तैयार हैं। इतनी हिम्मत है उनमें कि उनको लग रहा है ये इतना सही फैसला है कि मेरे को छोड़ो, मेरे अलावा जितने भी लोग हैं सभी लोग यही फैसला लेंगे। अब मेरी बात ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। मैं निवेश को जीवन से सीखता हूं, मैं निवेश को अपने अक्ल से नहीं सीखता। यहां अक्ल की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, यहां अक्ल की जरूरत नहीं है। अगर अक्ल की ज़रूरत होती ना, तो दुनिया की जो यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, आपके पिलानी बिट्स के अंदर जो होशियार फिजिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं ना, वो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं। पर ऐसा होता नहीं। फिजिक्स पढ़ाने वाला जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञानी आदमी होता है, वो अच्छा इन्वेस्टर बन नहीं पाता है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू सर। यहाँ अक्ल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कुछ खास बात की ज़रूरत है, यहाँ विवेक की ज़रूरत है। क्या आप जानते हैं अक्ल और विवेक में फ़र्क क्या होता है? अक्ल का मतलब है काम कैसे करना है, विवेक का मतलब है करना है या नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा। मैं जब पिता बना था, तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा आप अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है। उनको मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल उनको लेने के लिए गया। मेरा 2 दिन का बच्चा मेरी गोदी में था। मुझे लगा डॉक्टर को मैं थैंक्स बोलता हूँ, और डॉक्टर को मैं विदा होने गया, थैंक्स बोला, जाने की आज्ञा मांगी, और जाते जाते एक सवाल पूछा। आपको मुझे अंदाज लगा के जवाब देना है कि मेरा सवाल क्या था डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कब कितना बड़ा, कितना जल्दी कितना बड़ा होगा, ये सवाल पूछा। या डॉक्टर साहब, इस बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए दोबारा कब आना है, मैंने क्या सवाल पूछा होगा? एग्जैक्टली। सब आप सभी लोगों ने कैसे अंदाज लगाया कि मैंने ये सवाल पूछा होगा? क्या मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा बड़ा हो? सभी चाहते हैं। रिटर्न इज गिवन, रिटर्न की चिंता मत कीजिए, चिंता कीजिए रिटर्न आने में खतरे क्या हैं।
एक पिता के रूप में मेरी चिंता ये नहीं है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा। एक पिता के रूप में मेरा दायित्व ये है कि बच्चे के बड़े होने में खतरों से मैं उसकी रक्षा करता हूं या नहीं करता हूं। रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग इज रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग इज नॉट चेजिंग रिटर्न्स। आपने कहा ना कि सभी ये नोट लेंगे 400 रुपए में, ये सही फैसला आपको क्यों लगा? क्यों आप तैयार हो गए ये नोट को 400 रुपए में लेने के लिए? क्या कारण है बताइए, क्यों लेने के लिए तैयार हो गए? क्योंकि आपको 100 रुपए का फायदा हो रहा था, लेकिन आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए थी, कहीं ये आदमी नकली नोट तो नहीं चिपका रहा है। बजनी चाहिए थी कि नहीं बजनी चाहिए थी? इसीलिए हम सभी गलत वक्त पे शेयर खरीदते हैं, समझे आप? इसको फोमो कहते हैं। सोचिए ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि ऐसा होता है? इसका मैं परिणाम बताऊं आपको, परिणाम लिख लीजिए। दुनिया में जितने लोग शेयर खरीदते हैं उनसे आप एक नोट पे सवाल पूछिएगा, एक बात बताइए, आपके शेयर खरीदने के बाद क्या होता है? वो शेयर क्यों खरीदता है? वो गणना करता है कि उसके शेयर खरीदने के बाद दाम ऊपर जाएंगे। उसका अनुभव क्या कहता है? 95% लोग, मैं दावा करता हूं आपको ये जवाब देंगे, पता नहीं यार, भगवान मेरे को ऊपर से देखता है, मेरे से बहुत नाराज है, ये तभी गिरता है जब मैं खरीदता हूं, तब तक तो बढ़ता रहता है। ऐसा हुआ है आपके साथ? आपको लगता है कि शेयर खरीदा नहीं और भाव उसका गिरा नहीं, क्योंकि आप 400-500 की चीज को 400 में लेने के लिए तुरंत तैयार होते हैं। इन्वेस्टिंग इज नॉट चेजिंग रिटर्न, इन्वेस्टिंग इज मैनेजिंग रिस्क। अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझ जाइए, आपका पैसा अपने आप बन जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। क्यों आप 500 की चीज 400 लेने को तैयार हैं? क्योंकि आप वैल्यू पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप प्राइस पे ध्यान दे रहे हैं। एक और मजेदार चीज आपको कहता हूं, आपको बुरा लगेगा पर मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं आपको अच्छा लगे बुरा लगे ये बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपसे ये बात करने के लिए आया हूं कि हमें क्या ध्यान देना चाहिए। जिस व्यक्ति को ये 500 रुपए की चीज 400 में खरीदने की इच्छा हुई, उनमें से ज्यादातर लोगों को पिछले 5-6 महीने में चांदी खरीदने की इच्छा भी हुई होगी, क्योंकि वो प्राइस को फॉलो कर रहा है। अरे चांदी में पैसा नहीं बनेगा क्या? जिंदगी में आज तक आपने ऐसा, किसी ने आपको ऐसा परिचय किया है? ये देखिए साहब, ये झुंझुनू के धनी सेठ हैं, इनके पास इतनी चांदी है। कभी आपको ऐसा धनी व्यक्ति मिला? किसको आप धनी बोलते हैं? इनके पास एक बड़ा व्यापार है, इनके पास इतने शेयर्स हैं इन कंपनी के, इनके पास इतनी जमीन है, इनके पास इतना सोना है। चांदी इज नॉट ए स्टोर ऑफ वैल्यू, इज नॉट ए स्टोर ऑफ वैल्यू। किसने भर दिया इस दिमाग में कि चांदी में पैसा बनता है? एक और मजेदार चीज आपको बताता हूं, कितनी गलत जानकारी आपको दी जाती है। इस इंटरनेट के जमाने में गलत जानकारी दी जाती है। बताइए चांदी की कीमत क्यों बढ़ी? जस्ट गिव मी वन रीजन, सबसे बड़ा रीजन बताइए। इंडस्ट्रियल यूज। अब मैं, आप मेरा फोन नंबर रखिएगा और आपको चुनौती देता हूं, पहले मुझे जवाब दीजिए, 2025 में जितनी चांदी इस्तेमाल हुई है वो 2024 से ज्यादा है कि कम है? 4% कम है, 4% कम है। और आपके दिमाग में क्या भर दिया गया है? क्या भर दिया गया है? इंडस्ट्रियल यूज है। मेरे जो परदादा थे ना, वो चांदी के बर्तन में खाना खाते थे। मेरे जो दादा थे ना, वो कांसे के बर्तन में खाना खाते थे। मेरे पिता अपने युवावस्था में उनके घर में पीतल के बर्तन में खाना होता था। मेरे वक्त चांदी के बर्तन, ये स्टील के बर्तनों का खाना हो गया। अब तो आप जाएंगे होटलों में, आपको प्लास्टिक के बर्तनों में खाना मिलता है। बताइए ऐसा क्यों हुआ? व्यापार तब नहीं बढ़ता है जब चीज़ें महंगी होती है दोस्तों, व्यापार तब बढ़ता है जब चीज़ें सस्ती होती है। ये इंसान की आदत है। इंडस्ट्री में जो भी चीज़ यूज होती है वो हमेशा सस्ती होती है, और सस्ती नहीं होती है तो नया इजाद किया जाता है। अगर चांदी महंगी हो जाएगी, 8 लाख रुपए की हो जाएगी, उसकी बैटरी की कार कितनी महंगी होगी, उतनी महंगी कार कितने लोग खरीद पाएंगे बताइए आप? इंसान क्या करता है, ऐसी बैटरी बनाएगा जिसमें चांदी की जरूरत नहीं है। मामूली सी बात समझ में नहीं आती, हम कहानियां सुनते हैं, हम जल्दबाजी में रहते हैं। उस जल्दबाजी से बचने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म है। चलिए इस लॉन्ग टर्म को समझने की बहुत जरूरत है। इन्वेस्टमेंट में 4 शब्दों को समझने की जरूरत है, 5वां शब्द आपको समझने की जरूरत नहीं है। और ये 4 शब्द क्या हैं? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन समझ में आ गया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म समझ में आ गया, इन्वेस्टमेंट समझ में आएगा। ट्रेडिंग में आपको पूरी दुनिया समझनी पड़ेगी, पूरी दुनिया समझनी पड़ेगी ट्रेडिंग के अंदर। इन्वेस्टमेंट में ये सब चीजें समझने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है लॉन्ग टर्म और क्या होता है शॉर्ट टर्म, इस बात को बहुत आसानी से देखिए हम लोग समझने की
कोशिश करेंगे। और ये कहानियाँ हमें जो सुनाई जाती हैं इसका प्रभाव भी हमारे पर क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले फिर दार्शनिक सवाल आपसे पूछूंगा, जिंदगी हो या निवेश, आप दूरियां तय करते हैं। आप यहाँ खड़े हैं और आपको वहां पहुंचना है। जोधपुर से मैं निकला हूं और झुंझुनू आपके पास आया हूं। मैंने और सुरेश सर ने दूरियां तय की है, इतनी 200-250 किलोमीटर हमने तय किया, तब हम आपके पास में पहुंचे हैं। मेरी बात का तुरंत जवाब दीजिएगा। अगर आप जिंदगी में दूरियां तय करना चाहते हैं तो दूरियां कौन तय करता है? जो तेज भागता है या देर तक चलता है? जो और आप निवेश में क्या करने की कोशिश करते हैं? अब देखिए कितनी अजीब सी बात है। मुझे जिंदगी में कभी कभी ईश्वर का आशीर्वाद है, कुछ चीजें समझने को मिलती है। एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, पुरानी बात है, आजकल हम ट्रेन में बात नहीं करते, पर पता नहीं मेरे सामने एक सज्जन बैठे थे, उनसे मेरी बात शुरू हो गई। बातों बातों में मुझे मालूम चला कि वो आईसीयू में काम करते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट जो होती है अस्पताल की, उसमें काम करते हैं। बातों बातों में उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की त्रासदी क्या है। मेरी ज़िंदगी की त्रासदी यह है कि मैं ऐसी जगह काम करता हूँ जहाँ आधे लोग रोज़ाना दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि सर आईसीयू में तो परिवार को भी दूर रखा जाता है, परिवार के लोग भी आईसीयू के अंदर नहीं जा सकते हैं, और जो व्यक्ति आईसीयू में लेटा है उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बेहोश है और एक जो बेहोश नहीं है। पर जो बेहोश नहीं है उसको मालूम है कि वो आईसीयू में है और उसके दुनिया छोड़ के जाने की संभावना है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो ये जानता है कि मैं जीवन के आखिरी क्षणों को जी रहा हूं। तो जो अंतिम क्षण होते हैं इंसान के, आप अंतिम क्षणों में उनके साथ रहते हैं। तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में क्या सोचता है, उसके मन में क्या सवाल उठते हैं। ये सवाल मैंने उनसे पूछा। आपको अंदाज है उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? एक व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में क्या सोच रहा होता है? ज्यादातर लोगों के अलग अलग जवाब थे, पर एक जवाब ऐसा था जो 60-65% लोगों ने जवाब दिया। क्या है वो? मतलब 10 में से 6 लोगों ने वो जवाब दिया। क्या है वो जवाब? अंदाज लगाइए। Exactly, it deserves claps for this. बिल्कुल सही कहा आपने। आप जानते हैं इंसान क्या सोचता है? रिग्रेट, पश्चाताप करता है। वो कुछ नहीं करता है, केवल पश्चाताप करता है। और सबसे बड़ा पश्चाताप आप जानते हैं क्या? सिर्फ एक छोटा सा है, मैंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था और वो नहीं किया जो करना चाहिए था। बस निवेश की यही कहानी है, और कोई कहानी ही नहीं है। तो एक मंत्र आपको देके जाता हूं, इस्तेमाल कीजिएगा। जो भी फैसला आपको करने की इच्छा है, मुझे आज शेयर खरीदना है, आज शेयर बेचना है, जो भी आपकी इच्छा है, कागज पे 3 टिक मार्क कीजिए। मुझे आज इस शेयर को बेचने की इच्छा हो रही है, क्या ये सही फैसला है? मन कह रहा है सही फैसला है, टिक कीजिए। दूसरा टच बॉक्स, आज मैं ये शेयर बेच रहा हूं, क्या 1 महीने के बाद भी मुझे लगेगा मैंने सही फैसला किया है? हाँ ना, हाँ टिक कीजिए। 10 साल के बाद भी क्या मुझे ये फैसला सही लगेगा? हाँ ना टिक कीजिए। जब तक तीनों में हाँ टिक नहीं हो तब तक इसको मत बेचिए, क्योंकि इंसान बहुत बेईमान है। आप जानते हैं कितना बेईमान है? एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या झुंझुनू में आपको कोई ऐसा समझदार व्यक्ति मिला है जो कहता है कि सेहत अच्छी होनी चाहिए? ऐसा कोई व्यक्ति मिला है आपको जो ये कहता है कि सेहत, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए? बहुत सारे मिले। तो जो आदमी चाहता है कि सेहत अच्छी होनी चाहिए, अमूमन वो एक काम करता है, रात को जब सोने जाता है तो अलार्म लगाता है कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जाऊंगा। तो अलार्म लगाता है, रात को 10 बजे सो जाता है कि 5 बजे अलार्म बजेगा और 5 बजे मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा। ये फैसला करता है और वो सो जाता है। सुबह वक्त गुजरता है, सुबह 5 बजते हैं, अलार्म बजता है, वो उठता है, अलार्म बंद करता है, वापिस सो जाता है। ऐसे किसी व्यक्ति को आप झुंझुनू में जानते हैं? अब बताइए, रात को क्या फैसला किया था? वो तीनों टिक नहीं हुए ना। आज क्या सोच रहा हूं, 1 महीने बाद क्या सोचूंगा, 10 साल के बाद क्या सोचूंगा। हम ऐसा क्यों करते हैं? बताइए, हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम सेहत के साथ ये कर रहे हैं तो पैसे के साथ भी करते होंगे। आपने सोचा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के मैं दावा पेश करता हूँ, यह व्याख्या दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी व्याख्या है ही नहीं। आप चाहे गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी कर लीजिए और मुझे बताइए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फ़र्क क्या होता है, आप नहीं बता पाएंगे। इसके बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं है, शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं और लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट में सारे दिन हम क्या बात करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आप ही मुझे बताइए दोनों में क्या फ़र्क है। लंबे समय के लिए निवेश होता है। लंबा समय आप किसे कहेंगे? आप कभी कभी आप जानते हैं 10 मिनट बहुत लंबे लगते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वक्त तो इतने जल्दी गुजरता है। क्या है शॉर्ट टर्म? मुझे भी इसका जवाब नहीं मिला। एक जगह मुझे जवाब मिला, और वह हमारे शास्त्र जवाब पढ़ेंगे वहां पे जवाब मिलेगा। हमारे शास्त्रों में शॉर्ट टर्म को कहा गया है सर्पदृष्टि, और लॉन्ग टर्म को कहा गया है गरुड़ दृष्टि। और इन दोनों का संतुलन ही जीवन है, और दोनों का संतुलन ही निवेश है। आप जानते हैं गरुड़ और सर्प किसके, गरुड़ और सर्प किसके पास रहते हैं? विष्णु जी के पास रहते हैं। देखा है आपने? और दोनों एक दूसरे के दुश्मन है कि दोस्त हैं? दुश्मन है। तो विपरीत स्थिति को संतुलित करना ही नारायण का काम है। इसीलिए लक्ष्मी चरणों पर बैठती है। निवेश का मतलब ये है कि आप लक्ष्मी के पीछे नहीं भागेंगे, लक्ष्मी आपके पीछे आएगी। और ट्रेडिंग का मतलब है आप लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप इंद्र हैं जो लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप नारायण हैं जिसके पीछे लक्ष्मी आ रही है। तो नारायण में ऐसी खास बात क्या है कि नारायण ने अपनी सर्प दृष्टि और गरुड़ दृष्टि को संतुलन किया हुआ है। सांप में खास बात क्या होती है? सांप का शरीर ऐसा है कि वो दूर देख नहीं सकता है दोस्तों, वो रेंगता है ज़मीन पे। अगर मैं नीचे लेट जाऊं तो मैं दूर देख नहीं पाऊंगा। दूर देखने के लिए मैं ऊंचाई पे जाता हूं, तो उसके देखने की जो क्षमता है बहुत कम होती है। उसके जीवन में आंखों का महत्व नहीं है। तो सांप को दो ताकत दी है भगवान ने महसूस करने की, जो दो महसूस करता है। पहला, वो आसपास की गंध को महसूस करता है, जिसके लिए वो जीभ को बार बार निकालता है। उसकी जीभ ही उसकी नाक है। हम में से हर एक में महक होती है, हर एक की महक वो पहचान सकता है। ये मेरे खाने की महक है, ये मेरे दुश्मन की महक है, उसको समझ में आता है। दूसरा, उसको गर्मी समझ में आती है, उसका शरीर गर्मी को एहसास करता है, और इस तरह से वो शिकार करता है। सांप को अगर अंधा भी कर दिया जाए तब भी उसके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो गरुड़ है वो केवल दूर देखकर ही अपना काम करता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है इमेजिनेशन, दूर देखना, ये कल्पना है। रात को जब आपने फैसला किया था कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, ये क्या है? ये कल्पना है कि यथार्थ है? इमेजिनेशन है ना। मैं इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाऊंगा, ये क्या है? कल्पना है। मैं SIP करूंगा, 20 साल में पैसा बनेगा, ये क्या है? कल्पना है, ये यथार्थ नहीं है। अब वो रात को सो जाता है कल्पना करके, इमेजिनेशन करके। इमेजिनेशन कौन करता है? इमेजिनेशन केवल ब्रेन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। एक ऐसी चीज जिसको आप फील नहीं करते हैं, एक ऐसी चीज जिसको आप इमेजिन करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। अब वो सो जाता है, जब सुबह उठता है, अलार्म बजता है। दिमाग को कौन कहता है अलार्म बज गया? आपकी इंद्रियां कहती है, कान, आपकी सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन कहता है कि अलार्म बज गया, और आपका ब्रेन आपके शरीर को कहता है उठ जा भाई, मॉर्निंग वॉक के लिए चलना है। अभी आ गया वर्तमान, यथार्थ। यथार्थ में आप इमेजिन नहीं करते हैं, यथार्थ में आप फील करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं। और जो फील करता है उसकी इंद्रियां काम करती है। तो जैसे ही दिमाग कहता है आपके शरीर को मॉर्निंग वॉक के लिए चलो, आपकी पांचों इंद्रियां दिमाग से सवाल पूछती है, बता भाई तेरे जिंदगी का मकसद क्या है? तो आपका दिमाग कहता है मजे में रहना। वो अगला सवाल पूछती है, मजा सोने में आ रहा है कि बाहर आएगा? जवाब क्या मिलेगा? और वो क्या करेगा? सो जाएगा। तो एक मजेदार चीज कहूं, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो टीवी नहीं देखते हैं, क्योंकि टीवी आपके इंद्रियों को जागृत करती है, आपकी फीलिंग को जागृत करती है, आपके ब्रेन को जागृत नहीं करती है। जितनी आप खबरें सुनेंगे उतने आप रिएक्ट करेंगे, उतने आप प्रतिक्रियावादी होंगे, और उतने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए निर्णयों को बदलने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करता है? छोटी सी आपको बात कहता हूँ। मेरी पत्नी स्कूल में पढ़ाती हैं, वाइस प्रिंसिपल है। मैं घर की बात बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, और मैं जो भी बात करता हूं मेरे व्यक्तिगत निजी अनुभव हैं। 2005 में उनकी नौकरी लगी, अक्टूबर 2005 में। आज वो वाइस प्रिंसिपल है एक स्कूल में, तो काम करते हुए 21 साल हो गए उनको। तो उनकी तनख्वाह शुरू हुई, और जनवरी 2006 में मैंने उसको SIP करने के लिए कहा।
4 उन्होंने स्कीम्स पकड़ी, 4 स्कीम्स में उनके SIP की, वो SIP उन्हीं योजनाओं में आज भी चल रही हैं। धनतेरस के दिन केवल एक ही दिन हम देखते हैं कि उनका पोर्टफोलियो का बैलेंस क्या है, बाकी हम कभी भी उनके पोर्टफोलियो का बैलेंस नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि जितनी जल्दी आप उसका बैलेंस देखेंगे उतना ज्यादा इंद्रियां काम करेंगी, दिमाग काम करेगा, इंद्रियां काम करेंगी, उतना ज्यादा आप फील करेंगे, शॉर्ट टर्म में चले जाएंगे। तो हमने तय किया है कि हम इतनी बार ही देखेंगे, बार बार NAV को नहीं देखेंगे। अगर आप बार बार शेयर प्राइस को देख रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप शेयर खरीदते हैं ऐसी खरीदते हैं कि सोच विचार करके खरीदते हैं? बताइए, पक्का कागज पे लिखिए। अब आपने शेयर खरीद लिया, पुराना जमाना आपको बताता हूं, अभी तो तुरंत आपको मालूम चलता है कि भाव क्या हो गए। अगले पुराने जमाने की 15-20 साल पहले जिसने शेयर खरीदा है, शाम को शेयर खरीद लिया, अगले दिन अखबार खोलने पर सबसे पहले वो अखबार कहां से खोलता है और क्या देखता है? जब आपने सोच समझ के किया है तो भाव क्यों देख रहे हैं? और मान लीजिए आपने सोच समझ के फैसला किया, भाव ऊपर गया और भाव नीचे गया, तो आप कैसा लगेगा? खराब लगेगा। तो कोई फायदा नहीं होता है इससे, उल्टा आपको नुकसान होता है। तो हमने क्या नक्की किया? हम बार बार नहीं देखेंगे। ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। 2017 की बात है, 2017वीं दिवाली की बात है, धनतेरस पर तो दिवाली से 2 दिन पहले, तो आज से 3 दिवाली पहले की बात है। हमने उनका पोर्टफोलियो देखा और मैंने उनसे एक बात कही, आज तुम मुक्त हो गई हो। वो पूछती क्या मतलब हुआ? मैंने कहा आपके पोर्टफोलियो में इतना बैलेंस हो गया है कि इसके ऊपर अगर मैं 7% का ब्याज भी लगाऊं तो वो 7% का जो ब्याज है, आप जो साल भर तनख्वाह कमाती हैं उससे ज्यादा है। ये कितने साल लगे उनको हासिल करने में? 17 साल। अगर आपका कॉर्पस 17 साल में इतना पैसा आपके लिए बना दे जो आपकी कमाई से ज्यादा है, ये इन्वेस्टर कामयाब है कि नाकामयाब है? क्या कहेंगे आप? कितने लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने नहीं किया है? कितने लोगों को आप जानते हैं? इट टुक ओनली 70 years। अब मैं आपको मजेदार चीज बताता हूं, उनका जितना भी पोर्टफोलियो है ना, उसका दुगना पैसा आप उनको दीजिए और उनसे एक सवाल पूछिए कि आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है, वो आपको नहीं बता पाएंगे। कुछ बात समझ में आई आपको? कुछ बात समझ में आई आपको? मतलब उन्होंने 17 सालों में क्या कैलकुलेट नहीं किया? क्या कैलकुलेट नहीं किया? रिटर्न ही कैलकुलेट नहीं किया। अब ये क्यों करना है? क्या कारण है? वही हमें बात समझनी है और यही बताता है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज ट्रेडिंग। तो 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। आप लोगों ने हर्षित मेहता का नाम सुना है। आप लोगों में से कितने लोगों ने केतन पारीक का नाम सुना है? सबने नाम सुना है? बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको कहने जा रहा हूं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि शेयर डूबते हैं? डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं? परमानेंट पैसा बर्बाद होता है कि नहीं होता है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? केटन स्टॉक्स। आप मुझे बता सकते हैं केटन स्टॉक्स के नाम लीजिए, क्या थे? सिल्वर लाइन, सत्यम, पेंटाफोर सॉफ्टवेयर, ग्लोबल टेली सिस्टम्स, DSQ सॉफ्टवेयर, एफटेक इन्फोसिस। नाम याद आए कि नहीं आए? क्या वो दुनिया में कंपनियां हैं कि पैसा क्या हो गया? जीरो हो गया। जितने भी म्यूचुअल फंड थे, अब मैं आपको मजेदार चीज कहता हूं, जितने भी म्यूचुअल फंड थे हिंदुस्तान में 1999 से लेकर 2001 के बीच में, उनके पास टेक्नोलॉजी फंड करके एक फंड हुआ करता था और सभी के पोर्टफोलियो में ये शेयर्स हुआ करते थे। सभी के पोर्टफोलियो में शेयर्स हुआ करते थे। एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, जरूर कीजिएगा। मेरा फोन नंबर रखिएगा और मुझे फोन कीजिएगा। आपको मुझे एक ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड का नाम बताना है जो इन्हीं शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करके जो शेयर्स डूब जाते हैं वो डूब गया हो या आपको परमानेंट लॉस हो गया। एक ढूंढ के आप मुझे नाम बताएंगे। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्या होमवर्क दिया मैंने आपको? जो शेयर डूबते हैं उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में वो इक्विटी म्यूचुअल फंड डूब गया हो, आपको मुझे नाम बताना है। कितनी मजेदार चीज है इन्वेस्टिंग। पोर्टफोलियो की यही ताकत है दोस्तों। पोर्टफोलियो में आपको सिर्फ एक काम करना होता है, आत्मा के जैसे कमजोर को छोड़ना होता है, नए में प्रवेश करना होता है। ये आप स्टॉक्स में नहीं कर सकते हैं। स्टॉक शरीर के जैसे काम करता है। कितनी आसानी से हमें बात समझ में आती है। और जब आपके मन से डर निकल जाता है कि मेरे पैसा नुकसान में हो सकता है, तब आपको एक बात समझ में आती है कि सही समय निवेश का कौन सा है।
आइए उस सही समय के निवेश की बात करता हूं। यहां से मैं थोड़ी सी जटिल बातें आपके साथ करूंगा, थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात करूंगा, थोड़ी दुनिया की बात करूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, और बहुत आसानी से आपको बात समझ में आएगी। और लौट के वापस में बिहेवियर की तरफ आऊंगा, क्योंकि जब तक बिहेवियर समझ में नहीं आएगा हम अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं बन सकते हैं। क्या आप जानते हैं पैसा कैसे बनता है? सिर्फ एक तरीके से बनता है। पैसा डबल एंट्री सिस्टम है। आप में से कितने लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? सभी चाहते हैं। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो आप पैसा कमाते हैं ना, वो हमेशा दूसरे का खर्चा होती है। क्या होती है? दूसरे का खर्चा होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, जीवन में पहले क्या आता है? जीवन में पहले क्या आता है? जब आप पैदा हुए थे उस दिन अपने माता पिता के एक तोहफा लेके आए थे। बताइए वो तोहफा क्या था? खर्चा। यस, somebody said this। आपके पैदा होते ही घर में क्या शुरू हो जाता है? खर्चा। तो एक इंसान जब धरती पे जन्म लेता है तो आमदनी लेके नहीं आता है, क्या लेके आता है? तो भगवान की दुनिया में खर्चा पहले है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको आखिर में बताऊंगा, जो कि आपको समझने की बेहद जरूरत है। और ये बात उन्हीं के समझ में आएगी जो ईश्वर में आस्था रखते हैं। जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आखिर में मैं आपको बात कहूंगा, ध्यान से समझिएगा। दुनिया में पैसा वही बनता है जहां खर्चा बढ़ता है। आपके मन की दो अवस्थाएं होती हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन अवस्था, अवचेतन अवस्था। दोनों की मैं बात करूंगा आपके साथ। जब भी आप निवेश करते हैं अपनी चेतन अवस्था को मत सुनिए, क्योंकि वो इंद्रियों से प्रभावित है। अपनी अवचेतन अवस्था को सुनिए, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से प्रभावित है। और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत मैं आपको बताता हूं, और आपको हिंदुस्तान की ताकत समझ में आएगी। वो ताकत कमजोरी भी है, मैं ये नहीं कहता, जो आपकी ताकत है वही आपकी कमजोरी भी बनती है, तो वो भी आपको समझ में आएगी। थोड़ा जटिल है, लेकिन थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, और अब बात आपको समझ में आएगी। एक बात बताइए, दुनिया में युद्ध हो रहा है, ट्रंप ने ईरान पे हमला किया है, हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने अभी भी अपने कब्जे में रखा है, तेल की सप्लाई नहीं हो रही है, गैस की सप्लाई कम हो सकती है, इससे चीज़ें महंगी हो सकती है। चीज़ें महंगी होने से महंगाई बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ने से ब्याज दरें बढ़ सकती है, ब्याज दरें बढ़ने से व्यापारी की निवेश करने की इच्छा कम हो सकती है, और ब्याज दरें बढ़ने से आपका खर्चा कम हो सकता है। इससे हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है। एक नुकसान तो ये हो सकता है। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि चीज़ें महंगी होने की वजह से रुपया और कमज़ोर हो सकता है, जो पहले भी कमज़ोर हुआ है। और रुपया ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो इम्पोर्ट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ सकती है, और इम्पोर्ट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप बढ़ सकता है, और गैप बढ़ने से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से आप उन हालातों में जा सकते हैं जो हालात आपने 2013 में देखे थे, और उससे भी भयंकर हालात आपने 1991 में देखे थे। तो इस वक्त अगर आपको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से चिंता करने की ज़रूरत है तो वो रुपये पे दबाव है और करंट अकाउंट डेफिसिट है। अब तीसरी चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, जाकर ये दोनों घटनाएं घट जाती हैं, युद्ध थोड़ा और लंबा चलता है, तेल का संकट और गहराता है, तेल की कीमतें और बढ़ती हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी देश का होगा तो हिंदुस्तान का होगा। क्योंकि हम अकेले देश हैं दुनिया में जो अपनी ज़रूरत का 85% 85% तेल आयात करते हैं। ये हमारी कमज़ोर नब्ज है, इस पर हम दुनिया पर निर्भर करते हैं। अब मैं इस तरह की बातें करता हूं तो आपके मन में चिंताएं होती हैं, और आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इस समय बाजार में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ये मन में भाव आता है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड की डिस्कशन है। अब मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से एक सवाल पूछूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि भविष्य जानते हैं, कल क्या होगा आप जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। सवाल सुनिए, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में आपके और आपके परिवार के खर्चे बढ़ेंगे कि कम होंगे? अरे आपने कैसे बोल दिया जब आप नहीं जानते हैं भविष्य? तो क्यों बोला आपने ये बात? अगर आप दुनिया घूमने जाते हैं ना, इस तरह का सवाल आप जापान में पूछिए, इस तरह का सवाल आप इटली में पूछिए, इस तरह का सवाल आप पोर्चुगीज में पूछिए, इस तरह का लग्जमबर्ग में पूछिए, ग्रीस में पूछिए, स्पेन में पूछिए, किसी भी देश में यूरोप के ये सवाल पूछिए, वहाँ आपको उल्टा जवाब मिलेगा। वो कहेंगे हमें खर्चों पे काबू करने की ज़रूरत है। पर हिंदुस्तानी क्या बोलता है? मेरे खर्चे बढ़ेंगे। अरे आपका खर्चा ही तो आमदनी है। अगर आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपके खर्चे ही तो व्यापारी की आमदनी है। अगर आप इस बात पे यकीन करते हैं कि आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो आपको इस बात पे भी यकीन करना है कि व्यापारी की आमदनी बढ़नी है, और व्यापारी की आमदनी बढ़नी है तो बाजार। और मैं आपको एक कॉन्स्पिरेसी बताता हूँ, षड्यंत्र बताता हूँ, याद रखिएगा जो आपसे कहने जा रहा हूँ। ये बात आपको दुनिया में कोई नहीं कहेगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। क्यों नहीं कहेगा? सुनने में अच्छी नहीं लगती,
बहुत लोग मेरे से नाराज होते हैं ये बात कहने के लिए, और ज्यादातर टीवी वाले मेरे से ये बात कहने के लिए नाराज होते हैं। सुनिएगा मेरी बात को, षड्यंत्र है आपके जीवन के साथ। ये जगह सबसे आसान पैसा बनाने की जगह है, फिर पैसा बनता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ध्यान वहां नहीं रखा गया है जो हमें रखना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे और तो सवाल समझ में आएगा। आप लोगों ने कभी एफडी की है? एफडी बॉन्ड्स किए हैं आपने? एफडी को क्या कहते हैं? बॉन्ड्स कहते हैं। जब भी आप एफडी खरीदते हैं तो पहला सवाल क्या पूछते हैं? इंटरेस्ट कितना है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना इंटरेस्ट जाने आपने एफडी की है? नहीं हुआ ना? चलिए, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं, चाहे एफडी करें या स्टॉक खरीदें, दोनों ही व्यापार में जाता है। आपने एफडी किया, पैसा बैंक को दिया, बैंक ने पैसा किसको दिया? व्यापारी को दिया। इसको डेट कैपिटल बोलते हैं। और अगर आप व्यापारी को सीधा पैसा देते हैं, भागीदारी करते हैं, इसको आप इक्विटी कैपिटल कहते हैं। अगर आप दुकान के अंदर डेट देते हैं, उधार देते हैं, तो आप दुकानदार से ब्याज कमाना चाहते हैं, और दुकानदार के दुकान में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो दुकानदार से आप मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो दो ही कैपिटल हैं दुनिया में, डेट एंड इक्विटी। जब मैंने आपसे पूछा, जब भी आप डेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहला सवाल क्या पूछते हैं? ब्याज क्या है? क्योंकि डेट का रिटर्न क्या है? ब्याज। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, ईमानदारी से तुरंत जवाब दीजिएगा। ये जो सेंसेक्स है, ये जो निफ्टी है, इसको हम प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ये इस इंडेक्स की प्राइस है। तो आप किसको ज्यादा फॉलो करते हैं, निफ्टी को कि सेंसेक्स को? निफ्टी को ज्यादा फॉलो करते हैं। आज निफ्टी का प्राइस क्या है? आज निफ्टी का भाव क्या है बताइए? 23,500, 800, चलिए 23,800। तो आपको मालूम है कि निफ्टी का भाव क्या है? आज का निफ्टी का भाव 23,800। सबको मालूम है? अब मुझे जवाब दीजिएगा, रेज हैंड्स, रेज हैंड्स। जब आप एफडी करते हैं तो पहला सवाल क्या पूछते हैं? इंटरेस्ट क्या है? अब आपको एफडी का, और एफडी आपने 100 रुपए बैंक को दिए, बैंक ने आपको 5 रुपए दिए। बैंक आपको 5 रुपए कब देता है? जब आप उसको 100 रुपए देते हैं। ये जो 100 रुपए आप दे रहे हैं प्राइस है, और इस 100 रुपए को देने से आपको 5 रुपए ब्याज कमाते हैं। अब आप निफ्टी अगर खरीदते हैं तो 23,800 आप भाव दे रहे हैं। ये 23,800 का भाव है, ये प्राइस है जो आप दे रहे हैं स्टॉक मार्केट में निफ्टी खरीदने के लिए। रेज हैंड्स। आपको मुझे जवाब देना है कि निफ्टी में जो 50 कंपनियां हैं, इनका मुनाफा मतलब अर्निंग पर शेयर कितना है? प्लीज रेज हैंड। किसको मालूम है? रेज हैंड, रेज हैंड। मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम ना? अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपने जिंदगी में कभी एफडी ये नहीं की, बिना ये पूछे कि ब्याज क्या है, आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे कर दिया बिना ये जाने प्रॉफिट क्या है? बताइए क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया बताइए? क्योंकि यही जो षड्यंत्र है। आपको बचपन से क्या सिखाया गया है कि किस चीज पर नजर रखनी है? भाव पे। आपको ये तो सिखाया ही नहीं गया कि नजर तो भैया आपको किस पे रखनी है? प्रॉफिट पे रखनी है। 2 साल से हिंदुस्तान के बाजार में रिटर्न क्यों नहीं है बताइए? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है रिटर्न? रोज देखते हैं ना बाजार आप, रिटर्न क्यों नहीं है? ये सब बेकार बातें जो आपको बताई जाती हैं, जो आपको सिखाई जाती हैं। दोस्तों 2 साल से इसलिए बाजार में रिटर्न नहीं है क्योंकि व्यापारी का मुनाफा नहीं बढ़ रहा है। जानते हैं निफ्टी का प्रॉफिट ग्रोथ क्या है पिछले साल का? 2.5%, केवल 2.5%। रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, 6% रेवेन्यू ग्रोथ। और इसीलिए सरकार ने पिछले साल ये कदम उठाए हैं। ये कॉन्स्पिरेसी है दुनिया की। आपका ध्यान भटका दिया गया, आपको ध्यान को ऐसी जगह लगा दिया गया जिसका कोई महत्व नहीं। वो डेरिवेटिव वैल्यू है, वो मुनाफे की डेरिवेटिव वैल्यू है। आपको मुनाफे पे नजर रखनी है। तो फिर कहता हूं हिंदुस्तान की ताकत क्या है, और जो हिंदुस्तान की ताकत है वह हिंदुस्तान की कमजोरी है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हिंदुस्तान की ताकत है कि हिंदुस्तान के लोगों के मन में ये मालूम है कि उनके खर्चे बढ़ेंगे। अब हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग भी जो खर्चा नहीं कर सकते हैं। मुझे डर है कि मेरी बात को आप गलत समझ लेंगे। गलत मत समझिएगा। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम जो बात कहना चाहते हैं ना, उसका संदेश उल्टा हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। हमारी इकोनॉमी कौन से साइकिल में है, इस साइकिल को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस साइकिल को अगर आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान के 15-20 साल कैसे हैं। और जब तक आपको 15-20 साल समझ में नहीं आएंगे तब तक आप इन्वेस्टर कैसे बनेंगे? क्योंकि मेरी वाइफ को इन्वेस्टमेंट का वो मुकाम हासिल करने में 17 साल लगे। तो 15, 17, 20 साल की दृष्टि तो आपको रखनी ही होगी। एक सवाल पूछूंगा और ये बात आपको समझ में आएगी। क्या आपने हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को देखा है जो इस वक्त उधार लेके भी खर्चा करते हैं? मेरे पिता ने जिंदगी में कभी नहीं किया।
आप कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने में जानते हैं जो उधार लेके पैसा खर्च करते हैं, जानते हैं? तो अब मेरी बात का जवाब दीजिएगा। मेरे जी अगर आपने जवाब दे दिया, यकीन मानिए मुझे खुशी होगी, और मुझे खुशी होगी इस बात के लिए कि आप समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अगर आप ये मानते हैं कि लोग उधार लेके खर्चा कर रहे हैं, तो तरह तरह के उधार होते हैं। आपको मुझे बताना है हिंदुस्तान में कौन सा उधार सबसे ज्यादा बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में, और आपको समझ में आएगी पिछले 2 साल से इंडिया की इकोनॉमी ने अच्छा क्यों नहीं किया, वो बात भी आपको समझ में आएगी। पर ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप मुझे बताएंगे कि हिंदुस्तान में कौन सा उधार ज्यादा बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में। बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, EMI, ओके। यहां से सही जवाब आया और मुझे खुशी है कि आपने सही जवाब दिया। आप मेरी बात को सुन के हैरान रहेंगे। हम उस देश के लोग हैं जहां पर धन को बहुत महत्व दिया गया है। धर्मस्य मूलम अर्थ, हमारा शास्त्र कहता है धर्म के मूल में भी अर्थ है। अर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ को पुरुषार्थ माना गया है। पुरुषार्थ का मतलब होता है धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष। ये चारों चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहीं से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हिंदुस्तान में युगों युगों से आपको एक बात कही गई है कि धन का संग्रह करना है, क्योंकि धर्म का मूल भी अर्थ है। और आपको सिखाया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन और धनतेरस के दिन आपको सोना संग्रह करना है। ये वो देश है जहां पर सोना आप संग्रह करते हैं। इस देश में सोने का इतनी इज्जत है कि सोने को बेचना अपशुकन माना जाता है। और अगर लोगों को मालूम चल जाए कि ये घर सोना गिरवी रखता है, उस घर से लोग संबंध नहीं बनाते थे पहले। आप जानते हैं इस बात को? घर सोना गिरवी रखना और सोना बेचने का मतलब है वो घर क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कोविड के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई लोन बढ़ा है तो वो कौन सा लोन है? गोल्ड लोन है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं। और ये कौन है जिसके पास पैसा नहीं है? गोल्ड कौन गिरवी रखता है बताइए? जिसको बैंक लोन देता नहीं है, क्योंकि उसकी कमाई नहीं, पर उसको दूसरे की देखा देखी पैसा खर्च करना है। और इसीलिए आरबीआई पिछले 2 साल से हिंदुस्तान में, आप जानते हैं क्या कर रहा है? 2025 में पूरे साल सरकारी आंकड़ा कहता है हमारी महंगाई 1.5% है और आरबीआई की ब्याज दर 5.5% है। रियल इंटरेस्ट रेट हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा है और इस रियल इंटरेस्ट रेट को आरबीआई कम करने की कोशिश कर रहा है और सरकार उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हम गोल्ड लोन को रोकना चाहते थे क्योंकि बेइंतहा गोल्ड लोन 2022-23 में बढ़ रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड पे उधार ले रहा है वो नहीं लेना चाहिए। उसका सौभाग्य है, उसका दुर्भाग्य नहीं कि उस वक्त जब उसने लोन लिया उसके बाद में सोने की कीमतें बढ़ गई, तो जितना नुकसान उस व्यक्ति को होना था उतना नहीं होगा। ये किस्मत की बात है, पर आरबीआई ने उसको पहले रोकने की कोशिश की। तो मैं आपको गलत संदेश मत लेके जाइएगा। मैं जो आपको कहने जा रहा हूं, क्या कहने जा रहा हूं, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर लोगों की खर्च करने की इच्छा बहुत ज्यादा है और जिस देश में लोगों के खर्च करने की इच्छा होती है ना, वहीं पर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो अब हिंदुस्तान की ताकत को थोड़ा समझिएगा और दुनिया में क्या हो रहा है इस बात को समझिएगा। बहुत जल्दी मैं आपको युद्ध की स्थिति के बारे में बात करता हूं जो नितिन जी ने मेरे से कही थी, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम युद्ध कब खत्म होगा, मुझे नहीं मालूम युद्ध में कितना ईरान का नुकसान होगा, मुझे नहीं मालूम युद्ध खत्म ईरान करेगा कि यूएस करेगा, मुझे ये भी नहीं मालूम है। मुझे ये भी नहीं मालूम है युद्ध कितना लंबा चलेगा, मुझे ये भी नहीं मालूम है युद्ध किस तरह से दुनिया को बदलेगा, ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तो फिर मुझे क्या मालूम है? मुझे एक बात मालूम है कि जब भी युद्ध होता है तो उसका प्रतिक्रिया कैसे होती है, बाजार में उसका प्रभाव क्या होता है। क्योंकि मैंने दुनिया में इतिहास को पढ़ा है, मैंने बाजारों के इतिहास को पढ़ा है। हर चीज़ दुनिया में बदलती है, मानव नहीं बदलता है। आज मैं जितनी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ मेरे घर में, उसमें से 95% चीज़ें मेरे दादा दादी ने इस्तेमाल नहीं की है, उन्होंने कल्पना नहीं की थी, उन्होंने देखी भी नहीं थी। जितनी चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ वो इस्तेमाल नहीं करते थे। तो क्या इसका मतलब मेरे दादा दादी का व्यवहार मेरा व्यवहार अलग है? बिल्कुल नहीं। लोभ उनमें भी होता था, लोभ मुझ में भी आता है, डर उनको भी लगता था, डर मुझे भी लगता है। तो जब संकट आता है तो मानव प्रतिक्रिया कैसे करता है, बस यही सीखने की ज़रूरत है। तो मैं इतिहास में देखता हूँ कि जब युद्ध हुआ था तो क्या हुआ था, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ।
पहले पहले दुनिया को समझिए। दुनिया ने जो सबसे बड़ा युद्ध देखा दोस्तों, दुनिया ने जो आखिरी सबसे बड़ा युद्ध देखा वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यूरोप बिल्कुल बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मरे थे? गैस करेंगे आप? गैस करेंगे? अच्छा, कोई जानता है फिगर को यहां पर? नहीं जानते तो गैस कीजिए, कितने लोग मरे होंगे युद्ध में? 5 साल युद्ध चला, कितने लोग मरे होंगे? बोलूं मैं आपको? 7 करोड़, 7 करोड़, 9% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। दुनिया में अगर 100 लोग थे तो 9 लोग युद्ध में। इतना बड़ा युद्ध था। उस युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का शहंशाह होकर निकला। अमेरिका की इज्जत बहुत बड़ी। अमेरिका की इज्जत क्यों बड़ी? क्योंकि अमेरिका के अंदर एक चीज हुई, उस चीज को ध्यान से आप समझिएगा। डॉलर को दुनिया ने अपनी करेंसी मान लिया। कैसे माना उसमें मैं नहीं जाऊंगा, हमारी बात लंबी हो जाएगी, मैं उतनी लंबी बात करना नहीं चाहता। लेकिन यह बात समझ लीजिए कि डॉलर दुनिया की करेंसी बन गया। जब डॉलर दुनिया की करेंसी बन गया तो उस वक्त अमेरिका अपने आप को दानी सेठ, एक दानी सेठ होता है ना जो प्रतिष्ठा के लिए भी दान करता है, सुख के लिए भी दान करता है, तो अमेरिका भी प्रतिष्ठा दुनिया में चाहता था। तो अमेरिका ने एक ऐलान किया कि जो भी गरीब देश है अगर उनको अन्न की समस्या है तो हम उनको फ्री में अन्न देंगे। राइट, उसको बोलते हैं PL 480। हिंदुस्तान को भी गेहूं आता था और अमेरिका ने यूरोप को बोला कि तुम तहस नहस हो गए, तुम खत्म हो गए हो, तुम्हें वापस खड़े होने के लिए मैं पैसा दूंगा। उसको बोलते हैं मार्शल प्लान। तो यूरोप को उसने पैसा दिया, गरीब देशों को उन्होंने गेहूं दिया और डॉलर को दुनिया की करेंसी बना दिया। और फिर वो दुनिया का क्या बन गया? सबसे बड़ा मॉनिटर। और मॉनिटर बन के उसने कहा कि हमें इतनी बर्बादी इसलिए हुई कि हम आपस में लड़ाई करते हैं, तो हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम एक संस्था बनाएंगे, हमारे मतभेद संस्था में सुलझाएंगे और एक संस्था बनाई UNO। UNO को बनाने का खर्चा किसने उठाया? US ने। UNO को चलाने का खर्चा कौन उठाता है? US उठाता है। उसने वो संस्था बनाया। फिर भी अमेरिका ने कहा कि संस्था बनाने से नहीं होगा, मतभेद तभी होते हैं जब आर्थिक असुरक्षा होती है। आर्थिक असुरक्षा होने पर हमारे फंड्स विचलित हो जाते हैं, तो फंड्स बराबर होते रहने चाहिए। तो हम सबको मिलकर एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाना चाहिए। अमेरिका ने दुनिया की मदद से IMF बनाया और IMF के खर्चे भी अमेरिका उठाता था। फिर वो कहता है फंड्स आएंगे कहां से? इसके लिए दुनिया को मिलकर बैंक बनाना होगा। उन्होंने वर्ल्ड बैंक को बनाया। फिर उन्होंने कहा कि भाई पैसा तो व्यापार से बनता है, हम सबको आपस में व्यापार करना चाहिए, तो GATT ग्लोबल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड उन्होंने बनाया। और दुनिया को उन्होंने एक बात कही कि पूरी दुनिया मेरे पे टैरिफ लगाए, मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा। इसलिए जो ट्रंप आपको टैरिफ लगाते हैं ना, उसको वो रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। और गैट आगे चल के बना WTO। फिर अमेरिका ने कहा कि सारे देश WTO के मेंबर बने, क्योंकि जितना हम व्यापार करेंगे उतना हम तरक्की करेंगे। और जो देश डेमोक्रेटिक है, जो देश मेरे से सुरक्षा चाहते हैं, मैं उनको सुरक्षा देने के लिए तैयार हूं, उन्होंने नेटो बनाया। अभी सारी संस्थाएं किसने बनाई? US ने बनाई। सारे नियम किसने तय किए? US ने। अब मजेदार चीज का जवाब दीजिएगा, इन संस्थाओं का नियम कौन तोड़ रहा है? कितनी इंटरेस्टिंग बात है। सोचिए क्या दिन आ गए हैं उसके। कितना निराश होगा वो देश, अपनी ही बनाई हुई चीजों को तोड़ रहा है। अब आप जानते हैं, बारीकी से अगर आप बात समझना चाहते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये बात समझ में आ गई तो आपको हिंदुस्तान की ताकत समझ में आएगी। आपकी ताकत वो नहीं होती है जो आपके अंदर होती है, आपकी ताकत वो भी होती है जो दूसरे की कमजोरी होती है। आप युद्ध अपनी ताकत से नहीं जीतते हैं, आप युद्ध कब जीतते हैं? जब दूसरे की कमजोरी को जानते हैं। और इसीलिए ईरान नहीं हार रहा है। ईरान क्यों नहीं हार रहा है? क्योंकि ईरान जीत नहीं सकता है अमेरिका से, वो जीतना भी नहीं चाहता, उसमें क्षमता नहीं है। एक चूहा बिल्ली से नहीं जीत सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि चूहा बिल्ली से अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल से चूहा बिल्ली के हाथ में आता है। तो ईरान ने ऐसा क्या किया है? वक्त मिला तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा, लेकिन आज हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हो क्या रहा है अमेरिका में। इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको दुनिया का अनिश्चितता समझ में नहीं आएगी, और जब तक दुनिया की अनिश्चितता समझ में नहीं आएगी तब तक ये सोना 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 क्या हो रहा है। जितना सोने का नाम इस्तेमाल आपने 2 सालों में किया होगा, इतना जीवन में पहले कभी नहीं किया होगा। तो इस सोने का उपयोग आपके पोर्टफोलियो में क्या है, और हिंदुस्तान के इक्विटी बाजार आके जाके कैसे कर सकता है, इसके गर्भ में अगर कोई बात है तो वो ये है कि US में क्या हो रहा है। तो आइए US में समझते हैं क्या हो रहा है। एक मौका आपको देता हूं ताकि आप आसानी से समझें। यहाँ बैठे बैठे आप कल्पना करें, मजा आएगा ये कल्पना करके।
कल्पना कीजिए आंखें बंद करके क्षण भर के लिए कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से आपके हाथ में प्रिविलेजेस आ गए। आप दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फौज के मालिक हैं, दुनिया के सबसे धनी राष्ट्र के आप राष्ट्रपति हैं। वो आप सब भूल जाइए। मुझे आपको एक बात बतानी है, एक अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में इस वक्त आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, ये आपको मुझे बताना है। किसको ध्यान रखना? डॉलर का जो है पावर है वो बनाए रखने के लिए। ओके, सबसे बड़ी चिंता ये उनकी सबसे बड़ी चिंता नहीं है। मैं आपको बताता हूं इनकी चिंता क्यों नहीं। आप जानना चाहेंगे उनको ये चिंता क्यों नहीं कि डॉलर कमजोर होगा? चलिए मैं आसानी से बताता हूं, बहुत आसानी से बताता हूं आपको। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि रुपया डॉलर जैसा मजबूत हो जाए? सभी चाहते हैं। अभी आप नहीं चाहेंगे, देखना। चलिए, यहां जो भी चाहता है कि रुपया डॉलर जैसा हो जाए, तो ऐसा कब होगा? जब दुनिया का हर देश रुपया इस्तेमाल करेगा। और रुपया कैसे इस्तेमाल करेगा? जब उसके पास रुपया होगा। अब जितने भी 200 देश हैं उनको आप रुपया कैसे पहुंचाएंगे? हेलीकॉप्टर से वर्षा करेंगे, व्यापार से। तो व्यापार में आप क्या करेंगे कि आपका रुपया उनके पास जाए? आप उनसे सामान क्या करेंगे? खरीदेंगे। आपको दुनिया के 200 देशों से सामान खरीदना है, तभी तो उनके पास रुपया जाएगा। आपको सामान बेचना नहीं है, सामान खरीदना है। जब आप दुनिया से सामान खरीदेंगे तो उनके पास रुपया जाएगा। आपके व्यापार में घाटा बढ़ेगा कि मुनाफा? आप में से कितने लोग घाटा चाहते हैं? और आपकी दुकानें, जब आप उनसे सामान खरीदेंगे तो यहां सामान बेचने वाली दुकानें क्या आप चाहते हैं? अब बताइए आप में से कितने लोग चाहते हैं कि रुपया डॉलर बन जाए? बात समझ में आई? देखिए, पता नहीं इस दुनिया में सब ऊपरी बातें करते हैं, ये सब फालतू की बातें, कहानियां हैं कि डॉलर कमजोर हो जाएगा, डॉलर की जगह दूसरा। अरे कोई करेंसी आ ही नहीं सकती। यही तो समस्या है अमेरिका की। उन्हें अब समझ में आ रहा है उनसे गलती क्या हुई है। वक्त लगा उनको समझने में उनसे गलती क्या हो रही है। वहां दुकानें बंद हो गई हैं, वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। जो लोग ट्रंप को वोट देते हैं उनको वो नौकरियां नहीं दे पा रहा है। उनको खुश करने के लिए उसने हिंदुस्तानियों को बेड़ियां बांध के भेजा है कि देखो, मैं जो तुम्हारी नौकरियां खाने के लिए आते हैं उनको मैं बेड़ियां बांध के वापस भेज रहा हूं। ट्रंप को रात को नींद नहीं आती है साहब। क्यों नहीं आती है? समझिएगा थोड़ा अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है। उसको ये चिंता नहीं है कि डॉलर कमजोर हो, वो तो चाहता है डॉलर कमजोर हो जाए। बोलेगा थोड़ी, लेकिन वो चाहता है। डॉलर कमजोर होने से उनकी समस्याएं आधी सॉल्व हो जाएंगी। तो क्या समस्या है? सोचिए, अंदाज लगाइए, क्या समस्या है ट्रंप की? कर्ज। somebody said debt। जी हाँ, बढ़ता कर्ज उनकी समस्या है। आपके सामने है, देखिए। आज से 25 साल पहले ये जो ब्लू है ये उनकी कमाई है, ये उनका कर्ज है। ये है सरकार का कर्ज, ये है देश की कमाई। सरकार कौन सी? केवल एक सरकार, फेडरल गवर्नमेंट। सारी गवर्नमेंट नहीं, केवल फेडरल गवर्नमेंट। 2001 में कर्ज था 5 ट्रिलियन, कमाई थी 10 ट्रिलियन। 2008 की जब मंदी आई, कर्ज था 9 ट्रिलियन, कमाई थी 15 ट्रिलियन। 2011 में कर्ज था 14 ट्रिलियन, कमाई थी 15 ट्रिलियन। 2021 कोविड के बाद कमाई थी 22 ट्रिलियन, कर्ज था 28 ट्रिलियन। अब कमाई है 30 ट्रिलियन और कर्ज है 38 ट्रिलियन। अब जानते हैं पिछले 5 सालों में अमेरिका में क्या हुआ? उनका कर्ज 2 रुपए से बढ़ा है और कमाई 1 रुपए से बढ़ी है। आप कितने लोगों को जानते हैं झुंझुनू में जो हर महीने 2 रुपया कर्ज लेते हैं और 1 रुपया कमाते हैं? चलिए, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए ऐसा कोई व्यक्ति है। अगर झुंझुनू में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हर महीने 2 रुपया कर्ज लेता है और 1 रुपए से कमाई बढ़ाता है, उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या होगी बताइए? कर्ज चुकाना कैसे है। यस, तो ट्रंप की समस्या क्या है? कर्ज चुका, क्योंकि कर्ज को चुकाना पड़ता है। अच्छा, आप कर्ज कैसे चुकाते हैं? कमाई बढ़ाते हैं। अब आपको समझ में आया वो टैरिफ क्यों लगाना चाहते हैं? वो देश जिसने दुनिया को कहा था कि मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, वो टैरिफ क्यों लगाना चाहता है? अब आपको समझ में आया उसको वेनेजुएला के तेल के कोन क्यों चाहिए? अब आपको समझ में आया उसको ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? अब आपको समझ में आया ईरान से उसको क्या चाहिए? ईरान में उसको एक ऐसा राजा चाहिए जो उसकी बात माने। अभी तक ऐसा बैठा था जो बात नहीं मानता था। वो दुनिया के रिसोर्सेज पे काबिज होना चाहता है।
लेकिन कोई आसानी से काबिज होने नहीं देता। ये संघर्ष दुनिया में लंबा चलेगा, और जब संघर्ष चलता है तभी सोने की डिमांड होती है दोस्तों, और इसीलिए सोने के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये समस्या सुलझने वाली है, बताइए? जल्दी सुलझने वाली नहीं। इसमें एक और बड़ी समस्या आ गई है, और उनको अब तो रात को नींद छोड़िए, अब दवाई लेके भी नींद नहीं आती होगी। सोचिए वो समस्या क्या है। एक और समस्या अमेरिका में आई है, सोचिए वो क्या है। भयंकर समस्या आई है, इशारा करता हूं आपको समझ में आएगा। अगर आप में से बड़ा तगमा जा रहा है, यस, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं तो आपको रियल प्रॉब्लम बता रहा हूं। एक होती है मानसिक स्थिति, आप जो बात कर रहे हैं वो मानसिक है, मैं आपको भौतिक चीज बता रहा हूं। उनके सामने एक भौतिक समस्या आ रही है। आप में से कितने लोगों ने जैक डॉर्सी का नाम सुना है? जैक डॉर्सी सुना है आपने? चलिए, आपने उनका नाम नहीं सुना तो आपने ट्विटर नाम सुना है? ट्विटर एक सोशल मीडिया पे एक ट्विटर है, उसका भी नाम क्या हो गया? एक्स हो गया। एक्स नाम क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर को जैक डोर्सी ने बनाया था, और जैक डोर्सी ने बना के उसको मस्क को बेच दिया। ट्विटर बेचने के बाद उन्होंने एक और कंपनी बनाई जिसका नाम है ब्लॉक। वो ब्लॉक कंपनी के मालिक हैं। अभी 2 सप्ताह पहले की बात है, अब आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, और एआई बहुत से काम कर देता है जो पहले लोग लगाने पड़ते थे काम करने के लिए। तो उनकी कंपनी में 10,000 लोग काम करते हैं, और 10,000 में से 4,000 लोगों को उन्होंने नौकरी से, पढ़ा आपने, सुना आपने? उसी दिन के बाद से हमारे ये प्राइजेस, जो टेक सेक्टर की प्राइजेस गिरनी शुरू हुई है ना, उसी दिन से गिरनी शुरू हुई है। अब आपसे एक मजेदार सवाल पूछूंगा। एक कंपनी है जिसमें 10,000 लोग काम करते हैं, और उस कंपनी ने 10,000 में से 4,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। उस कंपनी के शेयर पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा या पड़ना चाहिए? क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? शेयर पे क्या, शेयर की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही तो नहीं बोलना था आपको। सर्किट ब्रेकर लगा, और उस दिन जैसी खबर आई कि 4,000 लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, शेयर प्राइस 25% बढ़ गई। बताइए शेयर होल्डर क्या मैसेज दे रहा है? बताइए, अमेरिका के शेयर होल्डर क्या कह रहे हैं कंपनियों के मालिक को? क्या करना है आपको? लोगों को नौकरियों से निकालना है ताकि कंपनी का मुनाफा बढ़े। लेकिन ये 4,000 लोग नौकरी से निकाले गए हैं, ये अभी तक व्हाइट कॉलर जॉब था, पैसा कमाते थे, सरकार को टैक्स भरते थे। अब सरकार का टैक्स क्या हो जाएगा? कम। और अमेरिका में व्यवस्था है, जिसके पास नौकरी नहीं है उसको भत्ता मिलेगा। सरकार का खर्चा क्या होगा? और कर्ज और बढ़ जाएगा, कर्ज और बढ़ जाएगा। ये दूसरी समस्या अमेरिका के सामने आ रही है। तो अनसर्टेनिटीज के लिए तैयार रहिए। क्या अनसर्टेनिटीज बुरी बात है? बिल्कुल नहीं। ये अनसर्टेनिटीज ही तो पैसा बना के देती है। अब दुनिया में संघर्ष इतना बढ़ रहा है कि एक बड़ा देश जो दुनिया को कंट्रोल करता था, अब उसकी शक्ति शने शने क्षीण हो रही है। और शक्तियां ऐसे क्षीण नहीं होती कि आप सुबह उठे और खत्म हो गई। इसको होने में शने शने 10-15 साल लगते हैं। जैसे जैसे वो क्षीण होता है, वैसे वैसे हिंदुस्तान की इंपॉर्टेंस, हिंदुस्तान की जरूरत, हिंदुस्तान का प्रभाव क्या होता है? बढ़ता है। ये साइकिल चेंज हो रही है। आप और मैं इस साइकिल को चेंज होते हुए देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप चिंता कर रहे हैं कि FIR जा रहे हैं, चिंता ये मत कीजिए। चिंता ये कीजिए कि जब वो वापस आएंगे तो क्या होगा। और बाजार में आपको उनको वापस आने से पहले रहना चाहिए, क्योंकि आने के बाद जाना चाहिए। सोचिए, आप जानते हैं इस बार जब वापस लौट के आएंगे तो क्या होगा? पहली बार ऐसा होगा कि वो खरीदना चाहते हैं और आप बेचना नहीं चाहते होंगे। अभी क्या हो रहा है? वो बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा वो भी खरीदना चाहेंगे और आप बेचना नहीं चाहेंगे, और उसका प्रभाव क्या होगा। अब हिंदुस्तान की एक बड़ी ताकत मैं आपको बताता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे। ये होमवर्क भी दे रहा हूँ आपको, एक तीसरा होमवर्क है आपका, जरूर कीजिएगा। एक चीज होती है प्रोडक्टिविटी। कितना पैसा लगाने से कितनी GDP बढ़ती है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। कोई भी जब आप काम करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप दुकान खोलते हैं, आप दुकान खोलते हैं तो दुकान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और पहले साल आपका 15 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, तो आप बोलेंगे, और मुनाफा सब कुछ खत्म होने के बाद मुनाफा हुआ, तो आप बोलेंगे मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 15% है। अगले साल आप दुकान को और बड़ा करते हैं और दुकान के अंदर 1 करोड़ 10 लाख रुपया लगाते हैं। आपने 10 लाख रुपया और लगाया, और उस 10 लाख रुपए लगाने से आपका जो 15 करोड़ रुपया है, 15 लाख रुपए का जो मुनाफा है वो बढ़ के 20 लाख हो जाता है। अब कितना हो गया? आपने इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ाया?
कितने से? 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ा के आपने 10 लाख किया, पर मुनाफा आपका कितना बढ़ा? 5 लाख। तो मुनाफा बढ़ने की रफ्तार आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा है। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। तो हर देश पे इन्वेस्टमेंट करता है। दुनिया, हिंदुस्तान में जितनी दुकानें खुलेंगी, जितने फैक्ट्रियां खुलेंगी, जितने एयरपोर्ट बनेंगे, जितने सड़कें बनेंगी, उसको आप केपेक्स कहते हैं। केपेक्स का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो हिंदुस्तान अगर 100 रुपए कमाता है तो 30 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट करता है, ये हमारा केपेक्स है। जब इंडिया 30 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है तो हम 6 रुपए जमा करके 1 रुपए से जीडीपी को बढ़ाते हैं। इस तरह से हिंदुस्तान की जीडीपी 6 से 7% बढ़ती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हिंदुस्तान आज से 10 साल पहले 6 रुपए नए जमा करके अपनी जीडीपी को 1 रुपए से बढ़ाता था। आज हिंदुस्तान 4.5 रुपए इन्वेस्ट करके अपनी जीडीपी को 1 रुपए से बढ़ाता है। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड और जितने भी देश हैं, इंक्लूडिंग चाइना, ये 10, 15, 20 साल पहले इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी। अब क्या हो रही है? कम हो रही है। चाइना को अपनी जीडीपी 1 रुपए से बढ़ाने के लिए 8 रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। अमेरिका को 7.5 रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये देश अब आगे तब बढ़ेंगे जब ज्यादा कर्ज लेंगे। तो कर्ज समस्या क्यों है? अब इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं ताकि आपको इतनी बात समझ में आने के बाद खास बात समझ में आए कि इंडिया की स्टोरी में और बाहर की स्टोरी में फर्क क्या है। दुनिया में बड़े देशों की जो ग्रोथ आ रही है वो कर्ज बढ़ा के आ रही है। हमारी जो ग्रोथ आ रही है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आ रही है। हमारी प्रोडक्टिविटी अभी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम अब जाके एफिशिएंट हुए, वो हमसे पहले हो चुके हैं। उनका ये दौर गुजर चुका है। उनका दौर क्यों गुजर चुका है, वक्त मिला तो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से कर्ज की कहानी सुनिएगा। कर्ज क्या चीज होती है? अच्छी चीज होती है, बुरी चीज होती है, आप तय कीजिएगा। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं और कर्ज की आपको ताकत बताता हूं। एक नवाब साहब हैं, बहुत कंजूस हैं, जिंदगी भर पैसा खर्च नहीं होता है। उनको लगता है कि मुझे पैसा और बढ़ाना चाहिए और बाद में सारा पैसा ठाट से खर्च करूंगा। लेकिन उनकी आयु छोटी होती है और ईश्वर दयालु है। ईश्वर नवाब साहब के सपने में आता है और कहता है, देख आज रविवार है, कल सोमवार को तेरा अंतिम दिन है, मैं तेरे को कल लेने आऊंगा, तैयार रहना। अब नवाब साहब सुबह उठते हैं और जार जार रोते हैं कि जिंदगी तो मेरी कल खत्म होने वाली है और जो मेरा पैसा है मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया है। वो अपनी बेगम को बुलाते हैं और बेगम से कहते हैं, एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तो बेगम कहती है, हाँ करती हूँ मैं आपसे। तो मेरी एक बात मानोगी? वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगी। तो बेगम बोल देती है, ठीक है साहब, बेगम नवाब साहब, मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगी, आप मेरे शौहर हैं, आप जो कहेंगे मैं आपकी बात मानूंगी। तो नवाब साहब कहते हैं, मेरा दिन खत्म हो गए हैं, कल भगवान आके मुझे ले जाने वाले हैं, मैंने दौलत का सुख देखा ही नहीं है, तुम्हें जितनी मेरी दौलत है मेरे साथ दफन करनी है। अब पत्नी ने तो वादा कर लिया और पत्नी वादा तोड़ना नहीं चाहती थी। समय हुआ और नवाब साहब का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। अब अगले दिन उनको शमशान लेके जाना है, पर बेगम साहिबा नहीं लेके जा रही हैं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, पड़ोसी रिश्तेदार सब आ गए, सब परेशान हो रहे हैं, भैया लेके चलो, 3 दिन हो गए, इतना दिन कितना रोकोगी? नहीं, वो कहती मुझे 1 दिन की और ज़रूरत है। चौथे दिन उनको लेके जाते हैं और दफन करते हैं। और जब उनको दफन कर रहे होते हैं तो उनके साथ एक डिबिया को दफन किया जाता है। लोग कौतुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, पूछते हैं कि भैया ये डिबिया क्या दफन कर रही हो? तो बेगम कहती है कि मैं अपना वादा निभा रही हूँ, इनकी सारी दौलत में इनके साथ दफन कर रही हूँ। हुआ क्या कि मैंने 4 दिन इसलिए लिए कि जब ये मर गए तो इनकी सारी दौलत मैंने बेच दी, जो पैसा आया बैंक अकाउंट में अपने डाल दिया और इनके नाम से चेक इशू कर दिया है। तो बेगम ने अपने वादा पूरा किया कि नहीं किया, बताइए? वादा पूरा किया? किया ना? अब ध्यान से सुनिएगा, कर्ज किसे कहते हैं। अगर ये बात समझ में आई है, ये हंसने की बात नहीं है, यही इकोनॉमिक्स की सबसे गहरी बात है। अगर मैं किसी से कर्ज लेता हूं, जब तक दुनिया में बैंक नहीं थे, बैंक से पहले की दुनिया कैसी थी, ध्यान से समझिएगा। बैंक से पहले की दुनिया में अगर मेरे पास 100 रुपए नहीं है और सागर जी के पास 100 रुपए हैं और इनसे अगर मैं 100 रुपए उधार लेता हूं तो इस पानी की बोतल को वो खरीद सकता है जिसके पास 100 रुपए हैं। तो पहले सागर भाई के पास थे, ये बोतल खरीद सकते थे और इनका 100 रुपया उधार मैंने ले लिया, इनका 100 रुपया इनकी जेब से निकल के मेरी जेब में आ गया, अब केवल मैं उधार ले सकता हूं, सागर भाई उधार। ये है पुराना जमाना। नए जमाने में बैंक आ गया, इनके पास 100 रुपए हैं, ये अभी खर्च करना नहीं चाहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बोतल खरीदना चाहता हूं पर मैं बोतल खरीद नहीं सकता हूं।
एक बैंक सागर भाई के पास जाता है और कहता है कि आपके पास 100 रुपये आप खर्च क्यों नहीं करते हैं। सागर कहते हैं कि मुझे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो बैंक कहता है पैसा मुझे दे दीजिए। सागर कहते हैं मैं आपको पैसा क्यों दूँ। वो कहता है मैं आपको ब्याज दूंगा। तो ब्याज की वजह से सागर भाई 100 रुपये बैंक को दे देते हैं। अब बैंक 100 रुपये का क्या करेगा, उनको मालूम है मुझे उधार चाहिए। बैंक मेरे पास आता है, मैंने सुना आपको 100 रुपया चाहिए, मैं दे सकता हूँ। मैं बैंक से कहता हूँ दीजिए, मुझे क्या करना होगा। बैंक कहता है आपको 8 रुपया मुझे ब्याज देना होगा। तो बैंक मेरे से 8 रुपया ब्याज लेता है, 5 रुपया सागर भाई को देता है, 3 रुपया कमाता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही 100 रुपया बैंक को सागर भाई ने दिया, क्या वो बॉटल खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं ना। चेक देगा बैंक उनको, देगा कि नहीं देगा। सागर जी को क्या करना है, एक दुकानदार ढूंढने की जरूरत है जो चेक से पेमेंट एक्सेप्ट करता हो। तो बैंक को 100 रुपए देने के बाद क्या सागर भाई बॉटल खरीद सकते हैं? हाँ या ना? खरीद सकते हैं। और बैंक ने मुझे 100 रुपया उधार दिया है, क्या मैं बॉटल खरीद सकता हूं? जादू हुआ कि नहीं हुआ? बैंक आने से हम दोनों इस बॉटल को खरीद सकते हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है, सागर भाई बॉटल खरीद रहे हैं कमाई के पैसे से, मैं बॉटल खरीद रहा हूं कर्ज के पैसे से। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए, मैं जो 100 रुपए का बॉटल पे पैसा 100 रुपए खर्च करता हूं, ये उधार का पैसा है। और ये जो पैसा है ना दोस्तों, ये पैसा नहीं है, ये बनाया हुआ पैसा, ये दुनिया में नहीं है, ये बैंक का बनाया हुआ पैसा है। साबित करूं, आपको कभी बैंक पैसा नहीं देता है, उधार आपका खाता खोलता है, आपको कभी पैसा नहीं देता है, चेकबुक देता है। किसी को नकद दिया बैंक ने? कभी नहीं दिया होगा। बैंक के पास आपका पैसा होता ही नहीं है। अगर आप सारे लोग एक साथ बैंक से पैसा मांगने पहुंचेंगे, वो आपको पैसा दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। ये सब हवा में होता है। तो देखिए, बैंक की वजह से अब मैं भी बॉटल खरीद सकता हूं। अब ज्यादा इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, मैं 100 रुपए की बॉटल खरीद लेता हूं, बी की दुकान से खरीदता हूं। ए है सागर, मैं हूं बी, सी की दुकान से मैं बॉटल खरीदता हूं। ये 100 रुपया जो सी ने मेरे से लिया है, वो उसके लिए कर्ज है कि कमाई है? ये इंटरेस्टिंग है। वही पैसा जो कर्ज है, वो सी के लिए क्या हो गया? कमाई हो गया। और सी को 100 रुपये मिल गए। सी दुकान बंद करता है, रात को घर जाते हुए डी की दुकान से केक खरीदता है, क्योंकि उसके बेटे का उस दिन बर्थडे है। अब वो 100 रुपये किसके पास चला गया? डी के पास चला गया। ध्यान से समझिएगा, जो समाज में बैंक ने 100 रुपया कर्ज का पैदा किया था, उसने 100 रुपये की कमाई सी को दी और 100 रुपये की कमाई डी को दी। क्योंकि पैसा घूमता है, तो कमाई कितने रुपए से बढ़ी? सी का 100, डी का 100 कितने से बढ़ी? 200 से। और कर्ज कितने से बढ़ा? 100 से। तो समाज को कर्ज तब तक फायदा पहुंचाता है जब तक कर्ज बढ़ने की रफ्तार कमाई बढ़ने की रफ्तार से कम होती है। बात समझ में आ रही है? अमेरिका की प्रॉब्लम क्या हो गई? कर्ज बढ़ने की रफ्तार कमाई से ज्यादा। जो जब कर्ज बढ़ने की रफ्तार कमाई से ज्यादा हो जाती है, तब कर्ज स्पाइरल हो जाता है। यही ईरान की ताकत है। ईरान चाहता है कि जितनी देर लगेगी उतना अमेरिका का घाटा बढ़ेगा, जितना अमेरिका का घाटा बढ़ेगा उतना उसका कर्ज बढ़ेगा। अब अमेरिका की दूसरी कमजोरी आगे देखिए। 2001 में पीछे जाइए। 2001 में जब कमाई कम थी, अमेरिका $400 बिलियन का कर्ज देता था। 2008 में $450 बिलियन का कर्ज देता था, कर्ज पे ब्याज देता था। 2011 में $411 बिलियन का ब्याज देता था। 2021 में $534 बिलियन का ब्याज देता था। और पिछले साल ब्याज कितना कर दिया है? $1200 बिलियन का ब्याज दिया है। आगे चलिए, न केवल ब्याज, आप देखिए उसका घाटा, जो बजट का घाटा है, आगे चलिए, वो भी बढ़ रहा है। अब अगर जितना युद्ध ईरान के साथ चलता है, उतना उसका घाटा बढ़ता है। घाटा बढ़ने से महंगाई आती है, महंगाई आने से ब्याज दरें और बढ़ जाती है। जब से युद्ध हुआ है, युद्ध से पहले 3.9% की बॉन्ड यील्ड थी, आज 4.4% की बॉन्ड यील्ड है। 0.5% से बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है। मतलब अगले साल अगर वो नया कर्ज नहीं लेता है, तब भी उसको $1500 बिलियन का ब्याज देना ही पड़ेगा। ये है उसकी स्थिति। इसलिए वो जल्दी से जल्दी युद्ध को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो इस युद्ध में होगा क्या? मैं आपको आज कहता हूं, युद्ध खत्म होने से पहले जो आपका बाजार गिरा है वो बढ़ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। ये किस आधार पे कहता हूं? ये इतिहास में हमेशा ऐसा हुआ, एक भी युद्ध नहीं है जहां ऐसा नहीं हुआ है। जल्दी से मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखिए, ये उसकी ब्याज दरें जो बढ़ रही है, देखिए आप
ये मार्च शुरुआत है युद्ध की, और युद्ध के बाद से देखिए कितनी ब्याज दरें उसकी बढ़ गई है, राइट। अब मैं आपको बहुत जल्दी से इतिहास दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए इतिहास। आगे चलते हैं सागर भाई, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हुई, पहला युद्ध है दुनिया का, बाजार खुलने के बाद में पहला युद्ध है। अमेरिका का बाजार बंद हो गया क्योंकि उनको समझ में नहीं आया क्या करें, युद्ध में ही बाजार ही बंद हो गया। लेकिन लोगों ने देखा कि युद्ध तो चल रहा है, उन्होंने बाजार को खोल दिया। अभी युद्ध चल ही रहा है, बंद नहीं हुआ है, और बाजार देखिए क्या हो गया, बढ़ गया। ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आगे चलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर देखिए, वॉर शुरू होता है 1940 में, बाजार गिरता है। अभी युद्ध चल रहा है, 41 तक गिरता है, फिर बढ़ता रहता है। युद्ध हुआ 5 साल में खत्म। युद्ध यहां जाके खत्म हुआ है, पर बढ़ना कहां से शुरू हो गया, 41 से शुरू हो गया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। आगे चलते हैं, बहुत जल्दी मैं आपको बता रहा हूं। ये आपके सामने इराक का युद्ध है। इराक पे अमेरिका ने हमला किया, बाजार गिरता है, युद्ध चल रहा है, बाजार बढ़ रहा है। आगे चलते हैं, 1991 का इराक का कुवैत पे हमला, युद्ध शुरू होता है, बाजार गिरता है, युद्ध चल रहा है, बाजार बढ़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि युद्ध विनाश लेके आता है, और जितना विनाश लेके आता है उतना पुनर्निर्माण लेके आता है, और जितना पुनर्निर्माण लेता है व्यापारी के लिए अवसर लेके आता है। यही तो वो बात है जो हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। तो अमेरिका में एक कहावत है, युद्ध का मौका निवेशक को कभी चूकना नहीं चाहिए, लेकिन आम आदमी को डर लगता है युद्ध से। डरने की जरूरत नहीं है। तो वापस लौट के अब अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत वक्त मैंने आपसे ले लिया है। अब जो आपको बात कहने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, फिर आपको जो सवाल हैं आप ज़रूर पूछिएगा। तो अब मैं आपसे उस लौट के उस बात की तरफ वापस आता हूँ कि इन्वेस्टिंग कैसे करनी है और क्यों करनी है। दोस्तों, जीवन में मुझे कभी परमानेंट खुशी नहीं मिली, यकीन मानिए कभी नहीं मिली। क्योंकि अगर मेरी एक इच्छा पूरी होती थी, तो मेरे मन में दूसरी इच्छा जागृत होती थी। और इसमें मेरी एक फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आज फिलॉसफी मेरी और दृढ़ हो गई है वो, क्योंकि मैं सुरेश सर के साथ में गाड़ी में आ रहा था और उनके विचार मैंने सुने। ध्यान से सुनिएगा। मेरा बच्चा जो था, जब 2 साल का था, 3 साल का था, उसको खिलौने से बड़ा प्रेम था, और वो इतनी जिद करता था खिलौने देख के कि मुझे खिलौने खरीदना है। हमें लगता था फालतू में पैसा क्यों खर्च करना है, लेकिन वो खरीदना चाहता है। दुकान के सामने पसर जाता था, मुझे उसको खिलौना दिलाना ही पड़ता था। और जब उसको खिलौना दिलाता था वो खुश होता था, इतना खुश होता था कि अगले चंद रातें उस खिलौने के साथ सोता था, दिन भर खिलौने को अपने साथ रखता था। वक्त गुजरा, और वक्त गुजरने के बाद में एक दिन ऐसा आया जो खिलौने को देखता भी नहीं है, छूना तो दूर छोड़िए, उसके बारे में सोचता भी नहीं है, और खिलौने को कभी याद ही नहीं करता है। और इस वक्त उसको याद ही नहीं है कि जीवन में हमने उसको क्या खिलौने दिलाए थे। जब मैंने अपने बेटे की ये बात को देखा ना, तो मुझे एक बात जिंदगी में समझ में आई। और समझ में क्या आई कि धरती को इच्छा लोक क्यों कहते हैं। आप शास्त्र पढ़ेंगे तो धरती का नाम इच्छा लोक है। आप जानते हैं आपको धरती पर क्या करना है? धरती पर अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। जब तक आप इच्छा पूरी नहीं करते हैं तब तक आप मोह खत्म नहीं होता है। उस बच्चे का खिलौने से मोह खत्म क्यों हुआ? क्योंकि मैंने खिलौना दिला दिया। और इच्छा पूरी होते ही चंद दिनों में बच्चे को क्या लगा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इसे ही मोक्ष कहते हैं। सुरेश सर ने मुझे आज समझाया, इसे ही मोक्ष कहते हैं, मोह का क्षय मोक्ष। कितनी सुंदर बात है ना। तो इसी को पुरुषार्थ कहते हैं दोस्तों। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम सभी को पैसे की जरूरत है ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हो। तो इन्वेस्टमेंट आपको क्यों करना है? इच्छा पूरी करने के लिए करना है, पैसों के लिए नहीं करना है। वी आर नॉट हियर फॉर मनी, वी आर हियर फॉर फुलफिल अवर डिजायर्स। अब ये कैसे पूरी करते हैं? इन्वेस्टमेंट में खास बात क्या है, इस खास बात को हम समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत यकीन मानिए बहुत आसानी से आपको बात समझ में आएगी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये समझिएगा, अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो बहुत आसानी से मेरी बात, आने वाली बातें आपको समझ में आएगी। पैसा जो बनाना है ये पैसा कमाना नहीं है। पैसा कमाने के नियम अलग होते हैं और पैसा बनाने के नियम अलग होते हैं। हमारे परिवार ने, हमारे समाज ने, हमारे स्कूल ने, हमारे कॉलेज ने हमें पैसा बनाना नहीं सिखाया है, हमारे कॉलेज ने हमें पैसा कमाना सिखाया है। एक भी कॉलेज बताइए जो आपको इन्वेस्टर बनाती है। कॉलेज आपको डॉक्टर बनाती है, कॉलेज आपको वकील बनाती है, सीए बनाती है, ड्राइवर बनाती है, पायलट बनाती है,
आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाती है, कारपेंटर बनाती है, इलेक्ट्रिशियन बनाती है, पर कोई कॉलेज नहीं है जो आपको इन्वेस्टर बनाती है। तो हमें कॉलेजेस पैसा कमाना सिखाती है, कॉलेजेस हमें पैसा बनाना नहीं सिखाती है। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि पैसा कमाने में आप सफल कब होते हैं? जो सबसे बड़ी सफलता है पैसा कमाने की, वो कब होती है बताइए? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? कब आप कहते हैं कि मैं सफल हूं? पैसा कमाने में आप कब कहते हैं कि मैं सफल हूं? मेरे पास बहुत सी बातें हैं तो मैं ज्यादा वक्त नहीं खराब करूंगा, मैं सवाल पूछूंगा और आपको बात समझ में आ जाएगी। आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं, 1 लाख रुपए की आपकी कमाई है, सेठ जी आपको बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे काम से बहुत खुश हूं, अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह 1,10,000 रुपए है। सुन के कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बहुत खुश होंगे, घर जाते हुए मिठाई खरीदेंगे, भगवान को भोग चढ़ाएंगे। आप मिठाई खा ही रहे हैं कि इतने में कोई दरवाजे पे दस्तक करता है, आप दरवाजा खोलते हैं, हाँ आपका दोस्त खड़ा है जो आपका पड़ोसी भी है और आपके साथ उसी फैक्ट्री में काम करता है। आप दोस्त से पूछते हैं भैया अभी कैसे आना हुआ? दोस्त कहता है मत पूछ यार, आज का दिन बहुत अच्छा है, सेठ जी ने मुझे बुलाया और सेठ जी ने कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं, तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख रुपए से बढ़ा के 1,25,000 रुपए कर रहा हूं। सुनते ही आपको कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है बीबी? देखा आपने, ये पैसा कमाने का नियम है। पैसा कमाना आपको सुकून, सुख नहीं, सुकून और सुख 2 अलग फर्क शब्द हैं। आपको सुकून तभी देता है जब आप दूसरे से ज्यादा कमाते हैं। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, ये आपके मानव होने का एविडेंस है। अगर ये नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, ये होना चाहिए। ये क्यों होता है? ये होता है हमारे ब्रेन की एक इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है जो स्वतः होता है, इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं। ये स्वतः क्यों होता है? क्योंकि हम मानव हैं और मानव के रूप में हम 3 लाख साल से दुनिया में हैं। खेती करना हमने 8,000 साल पहले सीखा है। 8,000 साल पहले हम खेती नहीं जानते थे तो 2,90,000 साल हम जंगल में रहते थे। जब हम जंगल में रहते थे ना दोस्तों, तो जब हिरण सुबह उठता था वो अपने आप से वादा करता था कि अगर मेरे को शेर से तेज भागना है, अगर शेर ने पकड़ लिया तो मारा जाऊंगा। उसी वक्त शेर क्या सोचता है? मुझे हिरण से तेज भागना है, अगर हिरण को नहीं पकड़ पाए तो भूखे मर जाऊंगा। जिंदा कौन रहेगा? जो दूसरे से आगे रहेगा। इसीलिए जब हमारा बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है ना, अच्छा लगता है क्योंकि वो दूसरे से आगे है। आप दूसरे से आगे क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि आपके ब्रेन को सुकून मिलता है। कोई संकट आएगा तो किस पे आएगा? जो आपसे, आपके पास संसाधन ज्यादा है, जो आपसे पीछे उसका खतरा आएगा। इसलिए दोस्तों आप हमेशा अपने पड़ोसी की कमाई से चिंतित होते हैं, मुकेश अंबानी की नहीं। वो जंगल दूसरा है, वो कितना कमाते इससे आपको कोई मतलब, क्योंकि वो जंगल ही दूसरा है ना। आप तो अपने जंगल का ध्यान रखते हैं। ये पैसा कमाने का नियम है। पैसा बनाने का नियम क्या है? पैसा कमाने का नियम बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप सभी लोग सड़क से यहाँ पर आए हैं, वापस आप घर जाएंगे। जो भी व्यक्ति गाड़ी में बैठ के घर जाएगा उसका लक्ष्य क्या होगा? घर पहुंचना कि सड़क पे जितनी गाड़ियां हैं उनसे आगे रहना? किसी की इच्छा होगी दूसरे से आगे रहने की? नहीं होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको अपने घर जाना है और दूसरे को अपने घर जाना है। तो याद रखिएगा पैसा बनाने का नियम क्या है? आपको गजानन बनना पड़ता है। गजानन कौन है? जो प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, वो ब्रह्मांड के चक्कर नहीं लगाते, अपने परिवार के चक्कर लगाते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जो पैसा आपने बचाया है, बचा के पोर्टफोलियो बनाया है, ये पोर्टफोलियो आपने अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए बनाया है कि पड़ोसी को रिटर्न लहराने के लिए? किसके लिए बनाया है? तो आप पड़ोसी से पूछना ही नहीं रिटर्न क्या है। इसलिए मेरी वाइफ नहीं जानती है रिटर्न क्या है। तो क्या है इन्वेस्टिंग का नियम? पैसा कमाने का नियम है कि दूसरे को हराना है, पर इन्वेस्टिंग का नियम है कि खुद को जीतना है। यहाँ आपको वीर नहीं बनना है जो दूसरे को हराता है, यहाँ आपको महावीर बनना है जो खुद को जीत रहा है। मुझे कितना कॉर्पस बनाना है, मुझे कितना रिटर्न कमाना आपका लक्ष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि रिटर्न ऊपर नीचे होता है। हमें पहले से मालूम नहीं है कि रिटर्न क्या आएगा, और जब हम सोचेंगे आएगा तब नहीं आता है, और जब हम सोचते नहीं आएगा तब ज्यादा आता है। तो रिटर्न को लक्ष्य मत बनाइए। आप जब अपनी गाड़ी में बैठ के घर जाएंगे, आप स्पीड को लक्ष्य नहीं बनाएंगे। लक्ष्य किसको बनाएंगे? कि मुझे घर पहुंचना है। तो इस भवन को छोड़ के जब आप जाएंगे, कागज पे बात लिखिएगा और बात लिखिएगा कि मुझे कितना पैसा बनाना है। और वो मंत्र भी आपको देके जाऊंगा कितना पैसा बनाना है। ये मंत्र मैंने अपनी वाइफ को 20 साल पहले दिया था, वो मैं आपको देके जा रहा हूं। पैसा कितना बनाना है, कागज पे लिखिए पैसा कितना बनाना है।
मेरी वाइफ के लिए आसान था, आपको उतना पैसा बनाना है जो काम करके जो पैसा कमाती है उससे ज्यादा होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक सवाल मैंने पूछा था कि आप खुश रहना चाहते हैं या खुश रहना नहीं चाहते हैं, तो व्हाट मेक्स यू हैप्पीनेस। बहुत आसानी से देखिए आपको बात समझ में आएगी। मैं आप में से कुछ लोगों से सवाल पूछूंगा, मुझे थोड़ा जवाब दीजिएगा। सर आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं सर? टीचर है। सर आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। सर आप क्या करते हैं? टीचर है। मैम आप क्या करती हैं? सर आप क्या करते हैं? बिजली व्यापारी हैं। देखिए मैंने आपके सामने अपने कुछ दोस्तों से, मेहमानों से सवाल किया कि आप क्या करते हैं। सबने मुझे क्या जवाब दिया आप जानते हैं? कुछ अंदाज लगा सकते हैं? आपको सुनाई नहीं दिया होगा, इनके पास माइक नहीं है। जब मैं किसी से पूछता हूं कि आप क्या करते हैं तो जवाब क्या मिलता है? मैं पैसा कैसे कमाता हूं। सब लोग हमें क्या बताते हैं? प्रोफेशन। क्योंकि हमारे समाज ने हमें क्या सिखाया है? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा कमाना। पैसा नहीं कमाओगे तो खुश कैसे रहोगे? तो हमारे दिमाग में सारा दिन क्या घूमता रहता है कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। बस इसी से बाहर निकलने के मार्ग को इन्वेस्टमेंट कहते हैं दोस्तों। इस दुनिया के द्वंद्व से बाहर निकलने को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और यही मैंने अपने वाइफ को कहा था और यही मैं आपको कह के जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैंने आपसे पूछा कि आप क्या करते हैं, आप सबने अपना प्रोफेशन बताया कि आप क्या करते हैं। अब मेरी बात ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं और आपके मन से ये आवाज़ निकले, आपके मुँह से ये जवाब निकले, मैं वो करता हूँ जो मेरी मर्जी, सोचिए वो जीवन कैसा होगा। जस्ट थिंक अबाउट दिस, जस्ट थिंक अबाउट दिस। यही मोक्ष है दोस्तों। और शास्त्र कहता है इसी को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग क्या चीज है? वहां पर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पेमेंट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कल्पतरु होता है, कामधेनु होती है, एसेट्स होते हैं आपके पास। इन्वेस्टमेंट से आप एसेट्स बनाते हैं और एसेट्स की कमाई से आपके खर्चे पूरे होते हैं। मतलब क्या है? आपका पैसा आपके लिए काम करता है। तो फिर आप काम नहीं करेंगे? अरे काम तो करेंगे, काम बिना मन कैसे लगेगा? पर आप वो काम करेंगे जो काम करने की इच्छा है, और आपका काम ही आपके आनंद बन जाएगा। और कभी कभी वही काम आपको पैसा भी कमा के देगा। पैसे को काम पे लगाइए और ये इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एक ताकत होती है और उस ताकत है जिसको कंपाउंडिंग कहते हैं। मैं कंपाउंडिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूं। क्यों नहीं बात करता हूं? कि वो समझ में नहीं आती ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक इशारा करूंगा कि वो समझ में क्यों नहीं आती है, ताकि आपको यकीन हो जाए और विश्वास हो जाए। कौन मदद करेगा मेरी? सर आप मदद करेंगे, आप मेरी हेल्प करेंगे? 3 + 3 कितना होता है? +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3। आप क्या देख रहे हैं? मैं पूछता जा रहा हूं, मुझे जवाब आराम से मिल रहा है ना? 3 × 3 × 3 × 3। गड़बड़ हो गई? गड़बड़ हो गई? वही व्यक्ति, वही गणनाएं, वही नंबर, ये प्लस कर पा रहे हैं, इनटू क्यों नहीं कर पा रहे? जवाब दीजिए। नहीं, वो ज्योमेट्रिक है, ये लीनियर है। लीनियर समझ में आता है, ज्योमेट्रिक समझ में। आप जिस चीज की गणना नहीं कर सकते उस पर यकीन कैसे करेंगे? मैं तो एक सरकारी नौकर था साहब। 1992 में नौकरी लगी थी। 5,300 रुपये की तनख्वाह थी। 2,500 रुपया भी महीने में बचाऊं तो पहला करोड़ कितने साल में बनेगा? बताइए बताइए मुझे ना, कितने साल लगे? 19 साल लगे पहला करोड़ बनने। तनख्वाहें धीरे धीरे बढ़ती है, बचत, पर फिर भी कितने साल लगे? 19 साल लगे। पहला करोड़ में दिक्कत आती है, पिछला 6 महीने में बना, जबकि बाजार गिरा है। पिछला घर बैठे बैठे बिना कुछ किए। जब पैसे से पैसा बनना शुरू होता है ना, आप चिंता ये नहीं करते हैं कि कमाई कैसे होगी, आप चिंता ये करते हैं खर्च कैसे होगा। तो जिस दिन मेरी पत्नी का पैसिव इनकम एक्टिव इनकम से ज्यादा हुई, आप जानते मैंने उनसे क्या कहा? आज से इस तरह से पैसा खर्च करना शुरू करो, क्योंकि हर चीज का अंत भी होना चाहिए। आप इकोनॉमिक्स में सेविंग्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता के चलता हूँ। बचत का मतलब पैसा बचाना नहीं होता है दोस्तों। बचत का मतलब भविष्य के खर्चे का प्रबंध होता है। जो पैसा आपने बचाया है उसको एक दिन खर्च करना है। और जो व्यक्ति खर्च नहीं करता, ईश्वर नाराज होता है, क्योंकि उसकी दुनिया तब चलती है
जब आप खर्च करते हैं। ऐसा क्यों है? इसीलिए हम नैवेद्य चढ़ाते हैं। कभी आपने भगवान से अपना रिश्ता देखा है? आपका रिश्ता भगवान से क्या है? मैंने आपसे क्या कहा था, आखिर में आपको बात बताऊंगा और आपको बात तब समझ में आएगी जब आप ईश्वर में आस्था रखते हैं। हमारे शास्त्रों में जो सबसे भारी चीज मानी गई है, जिसके बोझ तले आप सुखी नहीं रह सकते हैं, उसको कहते हैं ऋण। और ऋण का मतलब होता है दूसरे का आपके ऊपर, आपके ऊपर कृपा क्या रही है उसकी। ध्यान से समझिएगा, आप ईश्वर को नैवेद्य पहले क्यों देते हैं? क्योंकि आपको प्रसाद की कामना है, और जैसे ही आपने ईश्वर को नैवेद्य अर्पित किया, उस पर क्या हो गया? ऋण हो गया। तो दोस्तों, जब आप पैसा कमाते हैं ना, ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ हिंदुओं में नहीं है, यहूदियों में भी है। ज्यूज जो दुनिया के सबसे होशियार लोग हैं, दुनिया के अंदर केवल 0.1% पॉपुलेशन ज्यूज हैं, पर दुनिया में जितने नोबेल प्राइज दिए गए हैं उसमें 28% ज्यूज हैं। कितने? 28% ज्यूज दुनिया के सबसे होशियार लोगों में से हैं। वहाँ माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते हैं कि पैसा कमाना सक्सेस है, वो कहते हैं पैसा कमाना आपका पोटेंशियल है। वहाँ पर माँ बाप सिखाते हैं कमाई को खर्च कैसे करना है। खर्चा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो सेविंग्स है वो कल का खर्चा है दोस्तों। खर्चा जब आप करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होती है। जब आपकी इच्छाएं पूरी होती है तो मोह का क्षय होता है, और जिसके मोह का क्षय होता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। आज़ादी, तो खुशी आपको आज़ादी देती है। खुशी आपको पैसा कमाना नहीं देता है। जिस दिन आप आज़ाद हो जाएंगे, अपनी मर्जी का कर पाएंगे, उस दिन आप सही मायने में एटर्नल ब्लिस को प्राप्त करेंगे, जिसको आप सदा खुशी में रहने की अवस्था कहते हैं। तो आज जब घर जाएंगे, आपको एक बात अपने परिवार के साथ बैठ के लिखनी है, मुझे कितना पैसा चाहिए अपने जीवन की इच्छाएं पूरी करने के लिए, इतना पैसा मुझे बनाना है, उस कॉर्पस को बनाना है। बस उस कॉर्पस को आप बनाइए और फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहने जा रहा हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं, इस बात को कहे बिना अपनी बात खत्म नहीं करता हूं। अब तक मैंने आपसे जो बातें की, ये सही है गलत है, माने न माने, करें न करें, मुझे इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। पर अब जो मैं आपसे बात कहने जा रहा हूँ ये आकाशवाणी है। भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, आकाशवाणी कर रहा हूँ। आकाशवाणी केवल ईश्वर कर सकता है, देव कर सकता है, पर मैं धृष्टता कर रहा हूँ कि आपके सामने आकाशवाणी कर रहा हूँ। आकाशवाणी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसा ही होगा, इसमें लेश मात्र भी चेंज नहीं होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जब किसी राष्ट्र की होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब किसी समाज का होता है, उस समाज में एक समस्या पैदा होती है। उस समाज में समस्या यह पैदा होती है कि उस समाज में फिर बच्चे पैदा नहीं होते हैं। आप दुनिया में देख लीजिए, जैसे जैसे धन का प्रभाव बढ़ता है, वैसे वैसे उस समाज में बच्चे कम हो जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात को जानते थे, लेकिन तब लोग धर्म में आस्था रखते थे, तो उन्होंने एक नियम बनाया था कि इच्छा पूरी होने पर भी मोक्ष नहीं मिलेगा अगर आपके बच्चे ने आपका दाह संस्कार नहीं, अगर कपाल अग्नि नहीं हुई तो अच्छाएं पूरी होने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो पुराने जमाने में लोग बच्चे जरूर पैदा करते थे। जिसके बच्चे नहीं होते थे वो दत्तक रूप से बच्चे रखते थे, क्योंकि बच्चों से ही आपको मोक्ष मिलता था। पर नए जमाने में लोग धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, ज्यादातर देशों में बच्चे नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान में भी TFR 1.8 हो गया है। इस वक्त हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हिंदुस्तान में इस समय 143 करोड़ की आबादी है। 143 करोड़ की आबादी में 5 साल से कम उम्र के बच्चे 11 करोड़ हैं, और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग 18 करोड़ हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में 60 करोड़ लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, पर वो दादा दादी नहीं बने हैं। ये आज की अवस्था है। 20-25 साल के बाद अवस्था और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि जो भी इस भवन में बैठा है वृद्ध जरूर होगा, राइट? तब हमारे देश जापान जैसा होगा, जहां वृद्ध बढ़ते जाएंगे और बच्चे कम होते जाएंगे। तो जो आकाशवाणी है, जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, वो 3 है। पहली चीज, यहाँ जो भी व्यक्ति बैठा है जिसकी उम्र 30-35 साल, या मैं कहूँगा 40 साल भी, 40 साल ज़्यादा हो गया, 35 साल तक जिसकी उम्र है, उसके साथ एक चीज़ होने वाली है। जब वो वृद्ध होगा, हिंदुस्तान के समाज में पहली बार घटना होगी कि समाज में वृद्ध ज़्यादा होंगे और बच्चे नहीं होंगे। पहली आकाशवाणी। दूसरी, उसकी उम्र ज़्यादा होगी, वो शतायु होगा, 100 साल की उम्र जिएगा। तीसरी, इस 100 साल की उम्र में 30-40 साल वो अकेले बिताएगा, उसके साथ में कोई नहीं होगा। और AI आने के बाद एक चौथी चीज भी जोड़ रहा हूं, आप 50 साल की उम्र से ज्यादा काम भी नहीं कर पाएंगे। तो आप 50 साल में रिटायर हो जाएंगे। 50 साल और जीना है, उसमें भी अकेले जीना है, पास में कोई बच्चा नहीं है। बताइए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास क्या होना चाहिए?
नहीं साहब, पैसे में एक बुरी बात है, इस्तेमाल होते ही ख़त्म हो जाता है। मेरे पास 100 रुपये हैं, भूख लगी, खाना खाया, पैसा ख़त्म। आपके पास पैसा नहीं, पैसा बनाने की ताकत होनी चाहिए, और इसको मैं अक्षय पात्र कहता हूँ। जी हाँ, अक्षय पात्र कहता हूँ। जब मैंने अपनी पत्नी को कहा खर्चा करने के लिए, तो एक मंत्र दिया उनको, खर्चा क्या कितना करना है आपको खर्चा। आपको खर्चा करना है 4% 5% का कॉर्पस, ताकि आपका कॉर्पस 7-8% से बढ़ता रहे और 5-6% से खर्च होता रहे। एक ऐसी बाल्टी है जिसमें 1 लीटर पानी गिर रहा है और आप 1.5 लीटर पानी निकाल रहे हैं, ताकि बाल्टी में पानी रहे। अक्षय पात्र कहते हैं इसको। तो मैं नितिन जी से गुजारिश करूंगा कि आपसे जब मिलें तो केवल एक ही चर्चा करें, वो अक्षय पात्र है। और ये किसके लिए ज़रूरी है? जितने भी लोग यहाँ पर 35 साल से कम बैठे हैं, हमसे पहले जो लोग थे उनके पास ये सुख था। जब मेरे परदादा की मृत्यु हुई, मेरे दादा उनके साथ खड़े थे। जब मेरे दादा की मृत्यु हुई, मेरे पिता उनके साथ खड़े थे। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, मैं उनके साथ था। जब मेरा नंबर आएगा शायद मुझे सौभाग्य शायद मिलेगा, अगर बच्चे की नौकरी बाहर लगी तो नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे का तो शायद बच्चा ही नहीं होगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आ रही है तो दुनिया का जो भी धनी देश है वहाँ वृद्ध कैसे रहते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, बात समझ में आए। तो दोस्तों, आपने मुझे वक्त दिया। नितिन जी का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आने का मौका दिया। सुरेश जी का शुक्रिया कि आपसे मिलने का मुझे समय दिया। हार्दिक आभार, अभिनंदन, जय। आपके सवाल में तो भाग थैंक यू। प्रमोटर की बात है, मेरे को एक बहुत छोटी सी बात याद आ गई।